आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन बाजार में थोड़ा सुस्ती का आज सुबह से ही चल रहा है। आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की बड़ी बातें क्या रही हैं अब तक की। सबसे बड़ी बात तो यही रही है कि आज एक छोटी सीमित दायरे में आपको बाजार अटके हुए दिखा है। मुनाफा वसूली आपको थोड़ी ऊपरी स्तरों से आती हुई दिख रही है। मुनाफा वसूली भी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट हाँ सुबह से थोड़ी सुस्ती छाई हुई है, अभी भी वो सुस्ती बरकरार है। बैंक निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में था, अब वापस 44,100 के ऊपर आते हुए दिखा है। 20-22 पॉइंट ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, बट आज ज्यादा दबाव बैंक्स में नहीं, आईटी में है। आईटी शेयर्स की तरफ से आपको गिरावट आ रही है। निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स पांचों के पांचों आईटी दिग्गज है। वायदा कारोबार के भी टॉप लूजर्स में आईटी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा आगे आपको दिखेंगे, बट उसके सामने बढ़िया एक्शन ऑटोज में आ रहा है। ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सीमेंट शेयर्स में आज बढ़िया रोटेशन है। रियल एस्टेट स्टॉक्स भी थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं। स्मॉल कैप शेयर्स भी आपको ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा आज मिड कैप्स फिसलते हुए दिख रहे हैं, बट अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा आपको इस बाजार में दिखेगा। और इस बीच अमेरिकी फ्यूचर्स एक बार फिर से सुस्ती दिखा रहे हैं, एकदम सपाट है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है, तो कुछ ऐसा बड़ी गिरावट वहां पर भी नहीं है। तो ओवरऑल थोड़ा ठीक ठाक बाजार का मूड माहौल है। हल्की सी सुस्ती आपको इस समय बनती हुई दिख रही है। इसमें आपके लिए क्या मौके हैं, कहां पर करना है फोकस, बाजार का डेटा क्या कह रहा है और आने वाला 1.5 घंटा कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सुस्ती वेरी well. करें कहाँ सुस्ती, कौन सी सुस्ती मैं तो एकदम फिट हूं। अब द फिट ठीक है। स्टॉक्स में ज्यादा मूव आ रही है आज, वैसे थोड़ा रोटेशन दिख रहा है। आईटी आई थिंक कमजोर है, इसलिए थोड़ा प्रेशर। जब तक ऐसा है कि मूव कैसा भी आए, लेकिन सही लेवल का अंदाजा लगे और सही लेवल पर मार्केट रुके, गिरे चढ़े जो भी हो, तब तक मार्केट अच्छा है। अगर आप मार्केट का अंदाजा लगा पा रहे हैं तो मार्केट अच्छा है, नहीं लगा पा रहे हैं तो ही खराब है। तो मार्केट का अच्छा होना या खराब होना इस बात पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अच्छा, इस बात पे होना चाहिए कि आप अंदाजा सही लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे। राइट। ये ट्रेडर्स के लिए नो डाउट, इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा ऊपर जाना है तो ही आप उसे अच्छा मानेंगे, नीचे आता है तो आपको लगेगा ये क्या। सो मेरे लिए तो मार्केट अच्छा है, क्योंकि 18,475 18,535 जो सपोर्ट जोन है, जहां पर अपनी सुबह 9:08 पे बात हुई थी कि इस रेंज में आए तो खरीदना है, आज का लो 18,531 है, एग्जैक्टली उसी रेंज पर सपोर्ट लेके घुमा है। ऊपरी स्तरों पर 18,575 से 18,635 की रेंज है, 640 समझ लीजिए, उसी रेंज पे ऊपर में 18,618 वहीं से घूम गया है। तो दोनों तरफ रेंज परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। नीचे 18,525 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 18,625 640 के आसपास रुकावट का लेवल है। अब वहां से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अपने बात की थी दीप के कुशन बहुत है, 100 पॉइंट का कुशन है। 44,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर तो वहां से 1 पॉइंट गिनना है मंदी का। करेक्ट, ये तो सुबह बात हुई थी। करेक्ट। आज का लो है 44,009, मतलब मंदी में गए ही नहीं बैंक निफ्टी अभी तक। करेक्ट। और ऊपर में 44,200 भी पार नहीं हुआ, 44,191। सो बिल्कुल ठंडे से। और सुबह अपनी बात ये कि निफ्टी में अगर 50 पॉइंट बन जाए तो ये समझना आप कलाकार हैं। 50 पॉइंट बनाना इस मार्केट में मुश्किल काम है ट्रेड लेके, क्योंकि अनलेस आप एकदम सही लेवल पे खरीदो या बेचो, 50 पॉइंट बनाना मुश्किल है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट बनाना मुश्किल है। सो रेंज बड़ी छोटी है इंडेक्स के ट्रेड की, ठीक है, थोड़ी बड़ी होगी बाद में, जुलाई से। हाँ, जुलाई से। अच्छा। जब आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चेंज होने वाली, उस पर भी हम थोड़ी विस्तार से बातचीत करेंगे आज। अच्छा, दीप ने एक बढ़िया आइडिया दिया है कि क्यों ना उस पर डिटेल में बातचीत की जानी चाहिए कि ये जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का जो समय है वो गुरुवार से शुक्रवार को शिफ्ट होने जा रहा है। 7 जुलाई के बाद से जो सीरीज शुरू होगी उसकी जो पहली एक्सपायरी होगी, यानी कि 7 के बाद 14 जुलाई के आसपास, 14 जुलाई को, वो आपके लिए पहली शुक्रवार की एक्सपायरी होगी। तो उसका पूरा एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। ये बड़ा काम का एनालिसिस जिसके लिए हम आपको अभी से करेंगे तैयार। चलिए, वो अपनी जगह है। फिलहाल जहां तक बाजार का सवाल है, सीमित दायरे में ही रहेगा। नीचे सपोर्ट रेंज में लेना है, ऊपर रुकावट के रेंज पे देना है। बैंक निफ्टी 44,000 43,800 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। 44,200 44,400 200 पॉइंट सप्लाई जोन है। अब 200 पॉइंट का, यार आप कह रहे हो मूवमेंट ही 200 पॉइंट का, लेकिन यही है, मैं क्या करूं यही है। अब इसके अलावा कुछ निकल के नहीं आ रहा। सेम निफ्टी में भी 18,475 18,535 रुकावट की जगह, 18,575 18,635 ऊपर रुकावट की जगह, 475 535 खरीदने की जगह। तो इसी रेंज में, तो इंडेक्स में अभी तक ऐसे कोई खास संकेत बड़े उतार चढ़ाव के आए नहीं है। डेटा मेरे पास आ गए हैं जो 2:30 बजे के लिए है।
कोशिश करूंगा आपको 2:25 पे ही आज डेटा एनालिसिस दे दूं। अच्छा। ट्राई करता हूँ, आगे हैं टाइम से निकाल लेता हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो ये अभी तक का मार्केट का एनालिसिस परफेक्ट मार्केट है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, शांत कारोबार है, आराम से टाइम पास चल रहा है। स्टॉक्स पे फोकस करिए, स्टॉक्स पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हमारी टीम के साथ बाजार पर भी फोकस करना है और थोड़ी देर में एक खास डिस्कशन। अभी आपको लगे ऐसा कि सर आप तो कुछ बता रहे, आप बोल रहे कुछ नहीं, तो चलो मैं स्टॉक्स ही पूछ लेता हूँ, जाने दो सर। ठीक है, चलिए स्टॉक्स पर ही करते हैं फोकस। आइए ट्रिगर्स और खबरें अरमान और कुशल लेकर तैयार हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन है? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस पर फोकस करिए। आज बोर्ड बैठक में अभी भी QIP के जरिए जो इशू प्राइस है उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही कल के दिन में दिव्गी TTS, इसका 50% लॉक इन खत्म होता दिखेगा। साथ ही मारुति सुजुकी जो नई कार इनकी है जिम्नी, उसका प्राइस ये अनाउंस करते हुए दिखेंगे। कितनी होगी आपके हिसाब से अंदाज से? आई थिंक 11 तो होनी चाहिए सर, स्टार्टिंग 11,000। 11 लाख ओ 11 लाख 11,000 टोकन अमाउंट, बुकिंग। हाँ, बुकिंग अमाउंट, ओके। 11 लाख जिम्नी। सो एक तो ये रहेगा फोकस में। साथ ही टाटा पावर ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक होने वाली है। साथ ही जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था, 2023 का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये शुरू होता हुआ दिखेगा लंदन में। 11 जून तक ये जारी रहेगा। अब उसके पहले डिसीजन आ जाते तो बात अलग है। 8 जून गुरुवार RBI की पॉलिसी आने वाली है फाइनल, सुबह 10 बजे। इस पर हमारी सबकी नजर बनी रहेगी। साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग्स बोर्ड बैठक में फाइनल डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। IKO लाइटिंग, इसका IPO बंद हो जाएगा। साथ ही एक्स डेट है NIT लिमिटेड के डिमर्जर की, NIT लर्निंग सिस्टम्स और NIT की, तो यहाँ पर फोकस करें। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान और यूरोप, यहाँ पर इन दोनों का Q1 GDP आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। ओके, तो ये आपके लिए आने वाले कुछ दिन कुछ ज़्यादा बड़े ट्रिगर्स नहीं है, थोड़ा हल्के ही आपको मूवमेंट दिख रहा है। बट खबरों के दम पर आज कहाँ पर मूवमेंट है, एक्शन कहाँ पर है, आइए जानते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताएं। जी, कई सारी खबर आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले बजाज फिनसर्व पर आप ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी ने म्यूचुअल फंड कारोबार की जो है शुरुआत की है। और अगर आप देखें, कंपनी जो है 7 नए फंड जो है वो लॉन्च करेगी। उसमें अगर आप देखें, गणेश मोहन साहब जो है वो म्यूचुअल फंड कारोबार के CEO होंगे और निमेश चंदन साहब जो है म्यूचुअल फंड कारोबार के CIO होंगे। उसी के साथ साथ कंपनी के CMD जो संजीव बजाज साहब के बयान आते हुए दिखे हैं, उन्होंने कहा है कि उनके करीब लगभग 15,000 जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और साल के अंत तक अगर आप बात करें तो 4,000 शेयरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। थर्मैक्स, यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से कंपनी को झटका लगता हुआ दिखा है। ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई का आदेश देते हुए दिखे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, कंपनी को लगभग 250 करोड़ जो है वो चुकाने होंगे। L&T कंस्ट्रक्शन को लगभग 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मन इंफ्रा, यहाँ पर भी अगर आप देखें, इनकी सब्सिडरी मुंबई में लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बनाएगी और इससे बताया जा रहा है कि लगभग 1,200 करोड़ की आय जो है उसकी उम्मीद है। TCS, गूगल क्लाउड पर डेटा मल्टीप्लेक्स प्लेटफॉर्म जो है वो इन्होंने शुरू किया है। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर दीक्षा जो भारत सरकार की एडटेक प्लेटफॉर्म है उसके साथ जो है वो करार का ऐलान करते हुए दिखे हैं। फोर्स मोटर्स, मई महीने का यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। आपको स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। मई में जो कुल उत्पादन है लगभग 38% बढ़कर आया है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी 55% का उछाल है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स, L&T लगभग 15 लाख, BEL 10 लाख, PB फिनटेक 28 लाख, जोमेटो हमेशा की तरह 22 लाख और एक्सिस बैंक लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे की। ढेर सारी ब्लॉक डील्स और यहाँ पर एक्शन भरपूर इसी के साथ होता हुआ दिख रहा। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार। कौन कौन आ चुके हैं जरा जल्दी से दर्शन कर लीजिए। कुणाल जी, राकेश जी दोनों दिख रहे हैं और साथ ही धर्मेश कांत साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं, न बड़ी तेजी के मूड में है न बड़ी मंदी के मूड में, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भरपूर है, उन्हीं पर एक बार राय ली जाए। पिछले कुछ मिनटों में जब से हमने शो की शुरुआत की है, एक स्टॉक बड़ा तेजी से आगे निकलता हुआ दिखा है, वो है अंबुजा सीमेंट। और आज पूरा सीमेंट स्पेस जबरदस्त एक्शन में और जबरदस्त तेजी में। एक बार जरा धर्मेश जी से समझा जाए। धर्मेश जी, सीमेंट शेयरों पर अपना व्यू दें और आपकी पसंद का शेयर भी। देखिए, सीमेंट शेयर्स में जो वॉल्यूम ऑफ टेक है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था और जितने भी नतीजे आए इस बार सब में मैनेजमेंट कमेटी में गाइडेंस जरूर है कि वॉल्यूम की जो तेजी है वो बनी रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग अच्छा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन स्पेस भी रियल एस्टेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ प्राइस अपटेक में। सो प्राइसिंग जो है पावर इनके पास नहीं आ रहा है, वो प्राइस इंक्रीज ले भी नहीं पा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट का इनको जरूर फायदा हो रहा है। 100-125 रुपये के आसपास का EBITDA पर टन में इन जनरल सब कंपनियों को इजाफा
मिला था EBITDA पर टन में, आने वाले समय में मुझे लगता है कि 150 रुपये के आसपास और इनको बेनिफिट आ जाएगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस जो है पेटकोक एंड कोल के प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो वो तो नीचे है ही। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी और लॉजिस्टिक्स में भी इनको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। सो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके का GDP का आंकड़ा आया था 7.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, 16% नॉमिनल GDP ग्रोथ थी, उस हिसाब से 1.2 के आसपास का सीमेंट का वॉल्यूम का रेशियो रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी तेजी बरकरार रहेगी इन कंपनियों में। और टॉप पिक लार्ज कैप बास्केट से देखें तो अल्ट्राटेक अभी भी मेरे हिसाब से टॉप पिक वही है। ACC अंबुजा इमेजिन उछाले, बट अल्ट्राटेक रिमेन्स टू बी टॉप पिक। ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से 10-15% का आसपास इसमें मिलना चाहिए, अराउंड 8,800 से 9,000 के आसपास का इसका शेयर का भाव बनना चाहिए। और छोटे मजूलों से शेयर्स में रैमको सीमेंट्स एंड डालमिया भारत, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर विकल्प है कंपेयर टू से JK सीमेंट या JK लक्ष्मी सीमेंट। कुछ सीमेंट काउंटर्स हैं जहां पर फोकस करना है आपको। JK सीमेंट पर भी रखिए नजर, क्योंकि एक्विजिशन कर रहा है, छोटी एक्विजिशन है 150 करोड़ की, बट कर रहा है नॉनदलेस। और बाकी स्टॉक्स पे तो आप बढ़िया मूवमेंट देख ही रहे हैं। तो सीमेंट आज का थीम, आज का सेक्टर ऑफ द डे है। और आज सुबह हमने देखा था एक्सपर्ट्स की तरफ से बैक टू बैक आपके लिए कई सारे सीमेंट स्टॉक्स पर कॉल्स भी आई। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आपको अच्छे एक्शन में आज दिख रहे हैं थ्रू द डे। सीमेंट के अलावा हमने HAL, सुमित जी का फेवरेट, अच्छी मूव देखी है, इस पर लगातार मूवमेंट दिखाई रहा है। ICICI प्रू आपको अच्छा दिखा है, ऑटोज में अच्छा एक्शन, और टाटा कम्युनिकेशन ये भी बार बार एक्शन में, कल कुणाल जी बात भी कर रहे थे, आज फिर से ये काउंटर तेजी में आते हुए दिख रहा है। बट अच्छी मूव आपको मारुति में दिखी है, सुबह भी आइडेंटिफाई हुआ था मारुति, बात भी हो रही थी इसकी, और सुबह से अच्छे मोमेंटम में भी आ रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो मारुति की मूव बरकरार है। आई थिंक सुमित जी कल आपके रेडार पर भी था मारुति, एक बार जरा इसके बारे में राय दें, क्या करना है अब इस चार्ट पे? दिवांशु, देखिए मारुति के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक मजबूत ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्टॉक 10,000 के लेवल जल्दी दिखाएगा, तो आज इंट्राडे के अंदर भी 150 प्लस रुपए का मूव, ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर का मूव मारुति में देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग सपोज लगा के पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, 5 डिजिट के अंदर जल्दी ये स्टॉक ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 9800 के बाद 10,000 के पार देखने को मिलेगा मारुति अब की बार। ओके, तो 10,000 के पार जाने की तैयारी में है। आज सुबह जय ठक्कर की तरफ से 9700 के कॉल पर खरीदारी की भी राय थी, सुमित जी का पिक ऑफ द डे भी था, और स्टॉक में आपको बढ़िया मोमेंटम भी दिख रहा है। धर्मेश जी, आपसे भी पूछना है मारुति के बारे में। वैसे तो ऑटोज में अच्छी तेजी है, ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर है, मारुति एक है जिसने वैसा आउट परफॉर्म नहीं किया जैसे लेट्स से टाटा मोटर्स या M&M या बाकी ऑटो स्टॉक्स ने किया है। तो अब मारुति की भी बारी आ रही है सर? बिल्कुल, नीचे से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रखा है स्टॉक प्राइस में पिछले अगर 2-3 हफ्ते का आप इनका प्राइस एक्शन देखें। और जो मंथली नंबर्स आए थे मई के काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, 1,78,000 गाड़ियां इन्होंने बेची थी, और पाइपलाइन इनके जो फ्रॉन्क्स है, जिमनी है, वो अभी रोल आउट होना बाकी है, और 2-4 मॉडल और इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। इस साल में 4 मॉडल के आसपास इनका लॉन्च होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो ट्रैक्शन है 1,60,000 से 1,80,000 का यहाँ से दिवाली तक मेंटेन रहना चाहिए। इनपुट प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जो कि लोअर है, उनका फायदा तो इनको हो ही रहा है, और मार्च तक इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिए थे। सो वहाँ प्राइस लोअरिंग नहीं है, एट द सेम टाइम आपके मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं बिकॉज इनपुट प्राइसेस लोअर है और वॉल्यूम ऑफटेक बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया था कि 42% का जो इनका मार्केट शेयर है वो 45-46 तक लेके जाएंगे आने वाले 2-3 साल में। मुझे लगता है कि जिस टाइप के लॉन्चेस हैं इनके, ये हो जाना चाहिए। तो 10,200 के आसपास का प्राइस टारगेट तो मारुति का इस साल के हिसाब से ही लगता है। तो मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे थे कि ये होना चाहिए कि अब मारुति में भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ से जो चालू हुई है बनी रहनी चाहिए। तो मारुति में तेजी जो आई है वो बनी रहनी चाहिए। अनिल जी से भी कल बात हो ही रही थी और वो भी कह रहे थे कि अब मारुति के कैचअप का टाइम आ गया है, ये स्टॉक भी आपको रेडार पर रखना है। बट IEX आज सुबह बात हो रही थी, अपडेट तो बढ़िया आया था कंपनी की तरफ से, बट मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 4% नीचे IEX ट्रेड कर रहा है। अच्छी खबर हो तो भी नहीं रिएक्ट करता, बुरी खबर पर तो हम देखते हैं स्टॉक आपको थोड़ा फिसलते हुए दिखता है। कुणाल जी जरा एक बार IEX का चार्ट देखें सर, सुबह जितना भी मोमेंटम था सब गिव अप करके अब 4-4.5% नीचे है। देखिए, एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। न केवल मोमेंटम समाप्त हुआ है बल्कि एक ब्रेकडाउन चार्ट पर दर्ज हो रहा है। दीपांशु, मुझे लगता है कि और कमजोरी रहेगी तो कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। स्टॉक के लिए जो बड़ा सपोर्ट है वो अब 142-40 के आसपास है, जो कि अभी भी यहाँ से 5-7 रुपये दूर है। तो मुझे लगता है और नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। नीचे के लेवल्स पर जरूर थोड़ी स्थिरता लौट जाने के बाद खरीदारी के मौके तलाशेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। चलिए वेट एंड वॉच करिए, बट IEX संभलने के मूड में नहीं है। धर्मेश जी ट्रैक करते हैं IEX काफी समय से सर एक रेंज में ही अटका हुआ है।
मई में हमने देखा वॉल्यूम्स में अच्छा अपटिक रहा, बट अदरवाइज इस स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल वॉल्यूम अपटिक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की भी मतलब जिस तरह से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो रहे हो, एक्सचेंज को ट्रेडेड हो रहा है, वहाँ पे भी इनको इजाफा मिल रहा है। इनका ओवरसीज का भी कारोबार ठीक चल रहा है। आई मीन नेपाल को और बाकी जो कंट्रीज में इनसे पावर जो यहाँ से इनके एक्सचेंज के खरीदी आती है, वहाँ भी इनको ठीक ठाक ऑफटेक मिल रहा है, बट समहाउ स्टॉक नहीं चल रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो बेहतर ही लग रहा है। एक जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इनका जो प्राइसिंग ऑफ मर्चेंट टैरिफ है वो 4.74 था पर यूनिट आज के डेट में, वो थोड़ा लोअर होता रहेगा बिकॉज इनपुट प्राइसेस काफ़ी घट गए हैं। सो इनके वो एक करार जहाँ पे ये प्राइसिंग के हिसाब से इनको रेवेन्यू मिलता है। सो वॉल्यूम वन थिंग है, द एंटायर प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड पे जो इनकी कमीशन मिलते हैं वो थोड़ा कम होता दिखेगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर प्रेशर बना रहेगा। प्रेशर बना रहेगा तो कुछ ज्यादा संभलने के आसार दिख नहीं रहे हैं IEX पर। इस बीच थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी पे भी आया, हल्का से ही, अभी 30 पॉइंट ऊपर था, अब आपको 30 पॉइंट नीचे दिख रहा है। बट अनिल जी, जो वादा किया था वो निभाना है सर। एक बार आपसे कुछ समझना है बैंक निफ्टी, क्योंकि आज थोड़ा फोकस में भी आया। सुबह हम जब कर रहे थे शो तो खबर आई NSE की तरफ से कि वो चेंज कर रहे हैं एक्सपायरी शेड्यूल। अब बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी फ्राइडे को हुआ करती थी। अब तक आप थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की वीकली मंथली एक्सपायरी देखते थे। अब थर्सडे के बजाय फ्राइडे को होगी बैंक निफ्टी की। 7 जुलाई को से ये बदलाव लागू होगा। एसेंशली 6 जुलाई जो थर्सडे है वो आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की। उसके बाद 7 जुलाई ऑनवर्ड्स ये चेंज अप्लाई होगा। तो 14 जुलाई को पहली बार आप वीकली शुक्रवार को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखेंगे। इंटरेस्टिंग मूव आई है सर। एक चीज है, बाकी कुछ भी बदले ना बदले, वीकली एक्सपायरी के दिन हमारे जो सूट पहनने वाला सिस्टम है वो नहीं होगा ना। हाँ, वो नहीं बदलेगा। वो जैसे हम शर्ट वगैरह कैजुअल्स जो है अपना, हाँ वही रहेगा। एक्सपायरी बदलनी तो बदलो, पर ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, हमारा बदलाव नहीं होगा। ठीक है सर, डन। बट कुछ सवाल बनते हैं सर, क्योंकि ये बदलाव हो रहा है, इंटरेस्टिंग चेंज आया है, तो कुछ सवाल बन रहे थे। मैं सोचा आपसे एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया इसके बारे में। पहले तो आप भी कई बार कह चुके हैं, हम देखते भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक हेज भी कभी कभी बन जाता है, दोनों के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। कभी आपने भी खुद कहा कि कभी लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी या ऑपोजिट होता है। तो जो लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज ट्रेड बनाते हैं उनके लिए तो एक्सपायरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक जो वाकई में इन इंडेक्स को, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को हेजिंग के तौर पर करते हैं, राइट। और दूसरों को खेलो इंडिया खेलो, हाँ, जिनको ट्रेड करना है। करेक्ट। ये हेजिंग करने वालों की जो संख्या वो इतनी सी है, उंगलियों पे गिनने जितनी है, बाकी सबको ट्रेड करना है, विच इज फैक्ट। ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो सोच समझकर, पढ़ लिख कर, प्रोग्राम्स बनाकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसमें कि चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक पर्टिकुलर स्प्रेड होना चाहिए, फर्क होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉइंट या परसेंटेज। उसके बेसिस पे वो एक आर्बिट्राज करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो आर्बिट्राज, फॉर एग्जांपल निफ्टी ढीला दिख रहा है तो निफ्टी बेच दूं, बैंक निफ्टी लॉन्ग कर लूं, तो मैं हेजिंग और वो बीच का गैप लेने की जो कोशिश है, अब वो आर्बिट्राजेस थोड़े स्मार्टली कर लेंगे। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का सेम डे की एक्सपायरी का आर्बिट्राज करने के बजाय कैलेंडर आर्बिट्राज करेंगे। कैलेंडर आर्बिट्राज मतलब आप एक दिन की, एक इस हफ्ते की एक्सपायरी का आपने ले लिया, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बेच दिया, सेम इंडेक्स। गॉट इट। अलग इंडेक्स भी कर सकते हैं। गॉट इट। करेक्ट। गुरुवार के दिन मुझे पता है कि निफ्टी में ये मूवमेंट होगा, इसकी एक्सपायरी है, तो मैं गुरुवार के निफ्टी का प्रोबेबली लॉन्ग करके बैंक निफ्टी का शॉर्ट कर दूं शुक्रवार का, वो हो सकता है। या मैं सिर्फ एक कैलेंडर स्प्रेड गुरुवार की निफ्टी का लॉन्ग करके अगले हफ्ते की निफ्टी का शॉर्ट करके। सो जिनको दिमाग लगा के ट्रेड करना है उनके लिए तो कैलेंडर आर्बिट्राज में शिफ्टिंग हो जाएगी, और वो बहुत छोटे लोग हैं। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला, नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ठीक है सर। बट थोड़ा ये भी समझाइए कि अब जब हम भी बाजार की बात करते हैं, वैसे काफी सारे ढेरों सेक्टोरल इंडेसेस हैं, बट एसेंशियली हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस करते हैं। जब बाजार के सेंटिमेंट की भी बात करते हैं, इंडिकेशन की बात करते हैं, तो ये दो सबसे पहले आते हैं। क्योंकि अब तक सेम डे एक्सपायरी होती थी, तो बाजार का मूड माहौल समझ में आ जाता था। एक्सपायरी के दिन ये भी मान लेते थे थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, बट अलग अलग एक्सपायरी है, तो क्या ये परफेक्ट कैप्चर करेगा सेंटिमेंट, स्पेशली एक्सपायरी के आसपास? नहीं, अभी आपके पास जैसे पिछले 2-3 महीने का, 2 महीने का एग्जाम्पल देता हूँ जी। नेस्डेक 13 महीनों की ऊंचाइयों पर है, और डाउ का है, ठीक है। अब आपको बताओ आपका सेंटिमेंट कैसा है। सो क्या होता है, हमारा सेंटिमेंट बड़ा एडजस्टिंग है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज तो निफ्टी की एक्सपायरी में तो सेंटिमेंट एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी है ही।
निफ्टी के 50 में तो बैंक निफ्टी के स्टॉक हैं मैक्सिमम, जो वेटेज रखने वाले तो ही है, 6-7 का तो ओवरलैप जिनका वजन है वो तो ही करेक्ट। सो वो तो हो गया। सो निफ्टी की एक्सपायरी तो आपको सेंटिमेंट से ही दिखा रही। रहा सवाल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आपको मार्केट सेंटिमेंट देखना क्या, तो क्यों देखना है? नहीं देखें। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में खाली बैंकों का सेंटिमेंट देखो। अच्छा, वो है ही बैंक्स के लिए बना है, तो बैंक्स का सेंटिमेंट देखेंगे काम हो जाएगा। सो आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट के लिहाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, एडजस्ट हो वो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू वाली बात मुझे नहीं दिखती। तो ये और वैसे भी क्या है, ज्यादा जो आपका क्या कहना चाहिए, एफआईज वगैरह की तरफ से जो हेजिंग वगैरह होती है वो निफ्टी में होती है। बैंक निफ्टी की तो ज्यादा प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, एल्गो ट्रेडर्स के लिए, उनकी पसंद का है, क्यों? मूवमेंट फास्ट है ना, गॉट इट, सेक्टोरल मूव है, गॉट इट, 12 स्टॉक है, करेक्ट। इसलिए सो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स का मूड माहौल बैंक निफ्टी डिसाइड कर लेगा, मार्केट का मूड माहौल गुरुवार को निफ्टी डिसाइड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो निफ्टी ज्यादा फोकस वाला रहेगा सेंटिमेंट के लिहाज से। अच्छा, जो सुबह एक बार बात हुई थी, अब थोड़ा डिटेल में हम बात कर पा रहे हैं फिर समझ के। ट्रेडर्स का इस पर क्या रिएक्शन हुआ? क्या वो इससे खुश होंगे? क्या ट्रेडर्स के लिए ज्यादा बेनिफिट है अगर 2 अलग अलग एक्सपायरी के दिन हो गए? उनका क्या मतलब? ट्रेडर्स खुश होंगे, खुश होंगे। हाँ, उसका रीजन बताता हूँ आपको। 3 दिन मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपके होते हैं एक्सपायरी के दिन। ऑप्शंस भरपूर। देखो, चाहे आप चाहें कि ऑप्शंस में वॉल्यूम हो ना हो, ऑप्शंस रिस्की है, ये जो भी है, लेकिन जहां स्पेकुलेशन करने की एक्टिविटी की कहीं रूम मिलेगी, वहां ट्रेडर्स पहुंच जाएगा। चाहे कैश मार्केट में करें या फ्यूचर्स में करें या ऑप्शंस में करें, जहां भी कम पैसे में ज्यादा सौदा करने का मौका मिलेगा ना, लोग छोड़ेंगे नहीं। वो कोई कुछ भी कर ले, वो एक कहना चाहिए कि वो इंसान की एक आदत है कि उसको अगर किसी को लीवरेज करके ट्रेड करना है, पोजीशन बनानी है, तो वो जहां सबसे मैक्सिमम लीवरेज मिलेगा वहां पहुंचेगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा लीवरेज ऑप्शंस में मिल रही है, सो इसलिए लोग ऑप्शन में पहुंच रहे हैं। तो रहा सवाल ये, तो ट्रेडर्स तो खुश होंगे कि चलो एक दिन फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एक दिन हम गुरुवार को हम निफ्टी में कर लेते हैं, शुक्रवार को बैंक निफ्टी में कर लेते हैं, सेंसेक्स में करना है तो सेंसेक्स में कर लेते हैं। तो उनके लिए तो, और पैसे तो लिमिटेड है ना, एक्सपायरी तक कोई ट्रेड लेना है तो आज इसमें लिया, कल उसमें लिया, परसों इसमें लिया, तो ट्रेडर्स तो खुश होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडर्स से ज्यादा खुश होंगे ब्रोकर्स, ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि आपका एक दिन इधर का मार्जिन फ्री हुआ, चलो नेक्स्ट मंगलवार को फिर निफ्टी ने मार्जिन फ्री किया, गुरुवार के लिए निफ्टी का मार्जिन हुआ, काम वो काम आ गया। गुरुवार का निफ्टी में मार्जिन फ्री हुआ, चलो शुक्रवार का बैंक निफ्टी में काम आ गया। तो ब्रोकर्स भी खुश कि चलो भाई ट्रेड ज्यादा बढ़ रहे हैं, नहीं तो सेम डे एक्सपायरी के हिसाब से नेचुरली जब तक पोजीशन कटे ना, आप नहीं लो कैसे। और इन दोनों से ज्यादा खुश होगा एक्सचेंज भी 100%। आपको क्या लगता है, एक्सचेंज ने कहीं सर्कुलर में ये तो लिख के नहीं भेजा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं सर्कुलर में ये तो नहीं आया ना कि शुक्रवार की एक्सपायरी के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं लिख के, नहीं लिख के भेजा ना। तो क्या कारण है? धंधा बढ़ेगा भाई, एनएससी को भी तो आईपीओ लाना है, उनके वॉल्यूम्स बढ़े। बीएससी का सेंसेक्स थोड़ा पॉपुलर हो रहा है तो कॉम्पीट भी करना है, और करना भी चाहिए। कोई सेक्शन 25 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, प्रॉफिट बनाने वाली। जिस दिन लिस्ट हो जाएगी हम भी देखेंगे कितना पैसा बना रहे हो हर क्वार्टर में, तो एक्सचेंज उसके लिए तैयार हो रहा है। आई एम श्योर जो ट्रेड होते हैं एनएससी के स्टॉक, जो आजकल ऑफ मार्केट डीलिंग में, प्री आईपीओ में, उनके भाव बढ़ गए होंगे आज। अच्छा, हाँ हुआ होगा, सही 100% हुआ होगा, क्योंकि एनएससी का वॉल्यूम बढ़ेगा। और शुक्रवार को आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है वीकली, और वहाँ पे 60,000 का लेवल है, यहाँ 45,000 का लेवल है, उसके नजदीक है, तो चलो ये शुक्रवार को डाल दो, तो लोग सेंसेक्स के बजाय निफ्टी की तरफ आए हैं। अच्छा, ये भी होगा। तो ट्रेडर्स खुश होगा, ब्रोकर खुश होगा, एक्सचेंज खुश होगा, सेबी का मुझे नहीं पता क्योंकि सेबी जहां तक मुझे समझ में आता है, सेबी इस मामले के पक्ष में है नहीं कि भाई वो बहुत आपका एफएनओ का वॉल्यूम बढ़े। जो रिटेल जिस तरह से भारी भरकम तरीके से ऑप्शंस में आ रहा है और फ्यूचर्स में आ रहा है, सेबी ने तो पूरी कोशिश कर रखी कि मार्जिनिंग सिस्टम टाइट रखा जाए, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट और ये क्या क्या जितनी ब्रजेश खबरें लेकर आए हैं, अब नए और आने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सेबी विल लाइक इट। अच्छा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि सेबी कभी ये नहीं चाहती कि इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़े जो कि रिटेल जिसमें पैसा जनरली तोड़ता है। सो वो एक मुझे नहीं भी थी कि ऑप्शंस में तो 99% हम तो चलाते हैं ना, बनाते भी नहीं। हम ही अकेले चैनल है जो ये चलाते हैं हर एक एफएनओ कॉल के बाद की वायदा कारोबार में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। ये सेबी का ही निकाला हुआ है।
जो हम सेबी का चलाते ही हैं। तो अगर और सेबी ने स्टडी रखी तो किस लिए रखी? सोच समझ के आगे सेबी ने सोच समझ के रखी ना कि भाई ये पता चले लोगों को, और हम वही काम कर रहे हैं जो सेबी चाहती है कि भाई दिखा दो लोगों को, तो हम दिखा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सेबी को बहुत अच्छा लगेगा कि ऑप्शन में एक दिन और ज्यादा वॉल्यूम होना शुरू हो, बट बाकी सब लोगों को पसंद, बाकी सब खुश होंगे इससे। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, चलिए वीकली एक्सपायरी तो है वो है, मंथली एक्सपायरी के लिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपकी बन सकती है। अगर कोई ऐसा महीना है जहां पर आपका आखिरी दिन थर्सडे को आ रहा है, हाँ ठीक है, जैसे 30 दिन का महीना है, 30 तारीख थर्सडे को, हाँ। तो ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्योंकि लास्ट फ्राइडे होता है, निफ्टी की तो 30 तारीख को हो जाएगी, बैंक निफ्टी की पिछले हफ्ते 24 तारीख को होने पड़ेगी, 5 दिन पहले हो जाएगी। 5 दिन, तो आपके पास 4-5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जब दोनों की एक्सपायरी अलग अलग है, मंथली एक्सपायरी। तो दीप ऐसा है ना कि आपकी वैसे मंथली एक्सपायरी फाइनेंस निफ्टी की आपको मंगलवार से शुरू करनी होती है और शुक्रवार तक आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में जाएंगे। तो आपको 4 दिन एक्सपायरी देखनी है। तो 4 दिन ऐसे कभी कभी 4 दिन के बजाय 5 दिन हो जाएगी। भाई लास्ट शुक्रवार अगर 1 तारीख को आ रहा है तो उसके पहले वाले में आपकी एक्सपायरी हो गई, फिर मंगलवार को हो गई, फिर गुरुवार को हो गई। सो अल्टीमेटली तो 5 दिन है ही, वो 5 दिन के बीच में एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन जो मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन बनते वो थोड़ा लंबा आपका गैप हो जाता है, तो वो हो कहाँ, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। आदत है हमारी एडजस्ट करने की। कितने भी नियम बने, कितने भी बदले, हिंदुस्तान के ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स सबकी एक सबसे बड़ी खास बात है। ये तो बात सही है। और ये इस खास बात में मुंबई का पानी है एक्चुअली। ज्यादा से क्या कैपिटल मार्केट मुंबई से चलता था और वहीं से सब पहले तो मुंबई के लोग है ना लाइफ में एडजस्ट करना जानते हैं। हाँ, यही दिल्ली में होता ना, तो दिल्ली वाले नहीं इतना, दिल्ली वालों को अपने हिसाब से काम चाहिए। हाँ, लेकिन मुंबई वाले क्या हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। पहले ट्रैफिक में हमें घर जाने में 1 घंटा लगता था तो हमें लगता था इतना ज़्यादा, अब 2 घंटा लगता है तब भी हमें एडजस्ट करते, अब 2.5 घंटा लगता तो हम शिकायत करते, 2 में नहीं करते। हाँ, हम मतलब ऐसे एडजस्ट करना जानते हैं। 1.5 हो जाए तो खुश हो जाए। हाँ, 1.5 हो जाए तो बहुत खुश हो जा रहे हो, आज तो 1.5 ही घंटा लगा। मतलब ये मुंबई का जो डीएनए ना वो इस तरह का है। तो सेम यही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कभी छुट्टी आ गई 4 दिन, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना। ये तो कब तकलीफ होती है कि अचानक से शुक्रवार आपका ना एक हफ्ते 4 दिन पहले आ गया मंथली एक्सपायरी। लेकिन सबको पता है ना, आज डेट आ रही है, आपको पता है एक्सपायरी कब है, अपने आप मार्केट उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। सो आई थिंक कर लेगा। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ठीक है दीप। कुछ फायदे जो साफ साफ दिखते हैं वो ये कि आपकी वीकली मंथली एक्सपायरी शुक्रवार को होने का एक फायदा ये कि ट्रेडर्स के लिए और मतलब वीकेंड की जो रिस्क है वो रिस्क उनको नहीं रखनी पड़ेगी। करेक्ट। लेकिन वीकेंड की रिस्क नहीं रखने के साथ साथ अगर आप सही मायनों में ऑप्शंस को हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए वीकेंड पे। राइट। लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन ये है, आपको वीकेंड पे चाहिए, चलो ले लो ना, अगली सीरीज का तो अवेलेबल है ही है। करेक्ट। हाँ, मंडे वाली सीरीज ऐसा तो है नहीं कि मंडे को खुलेगी। एग्जैक्टली। आप पहले भी तो ले सकते हो। ये हफ्ते के कल की एक्सपायरी, परसों की एक्सपायरी वाला ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है, क्या मैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाला नहीं कर सकता? क्या कर ही सकता हूँ ना। तो आप अगले वाला कर लो। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑप्शन राइटर के लिए थोड़ा गेम बन जाएगा। कैसे? अगर आप शुक्रवार को कोई बैंक निफ्टी का ऑप्शन अगली सीरीज का लेते हो तो आपके 2 दिन की टाइम वैल्यू चली जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन राइटर ने अगर ढंग से ऑप्शन लिखा तो उसके सोमवार को पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही है, वो भी रिस्क 2 दिन की वीकेंड की लेके जाते हैं। तो दोनों तरीके, हर सिक्के के दोनों पहलू हैं, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल लोग ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ट्रेडर को ट्रेड करने का मौका चाहिए, मिलेगा। ब्रोकर को वॉल्यूम बढ़ाने का बहाना चाहिए, मिलेगा। एक्सचेंज को वॉल्यूम बढ़ाने का बहाना चाहिए, मिलेगा। तो तीनों तो खुश है। चलिए ठीक है, हम भी एडजस्ट कर लेंगे, ट्रैक करेंगे आपके लिए। 2 एक्सपायरीज होंगी, दोनों पर बड़ा फोकस भी रहेगा हमारा। तो ये है आपके लिए पूरा ये जो आज खबर आई थी, इसका लेकर अनिल जी की राय। बिल्कुल। आइए, सेठी साहब हैं तैयार, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स दोनों कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। वाह, बताएं सर पहला वाला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, पहली बार रिकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है HBL पावर, जो 128 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट भी एग्रेसिव टारगेट है 150 के, स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए का। ये भारत की एक लीडिंग बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है।
दुनिया की ये निकेल कैडमियम बैटरीज की बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। फिर ग्लोबल प्रेजेंस है 80 से ज्यादा देशों में और एक्सपोर्ट से इनका 18% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास इन हाउस टेक्नोलॉजी और कई बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ऑलरेडी किए हैं, तो उसका जो फायदा वो आने वाले सालों में अब देखने को मिलेगा। बट अनिल जी, इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे एक कारण है कि हम आजकल दो सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं जो भारत के ग्रोथ इंजिन के रूप में आज उभर रहे हैं। एक है डिफेंस और दूसरा रेलवे, और ये कंपनी उन दोनों सेक्टर को कैटर करती है। एक तो डिफेंस के लिए ये बैटरीज बनाती है, फॉर सबमरीन बनाती है, तो इस तरह से डिफेंस को कैटर कर रही है। बाकी रेलवेज का तो बहुत ही अच्छा खासा कारोबार है और इनका एक प्रोडक्ट है जो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेजिक ट्रेन एक्सीडेंट देखा ओवर द वीकेंड इन बालासोर ओडिशा, बहुत ही खतरनाक और दुखद हादसा था। उसके बाद से मुझे लगता है जो रेलवे का फोकस है वो रेलवे की सेफ्टी, रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम्स, इन पे बहुत बढ़ जाएगा। और वैसे भी रेलवे का बड़ा सारा 2,40,000 करोड़ का बजट था इस बजट में, और ये कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है टीकैस बोलते हैं जिसको, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि कवच के नाम से हिंदी में भी जाना जाता है, अप्रूव्ड है बाय रेलवेज। तो उसके इनके पास ऑर्डर्स रहते हैं, बट मुझे लगता है अब उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर इनका ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम भी ये बनाती है, उसके लिए भी वन ऑफ द वेरी फ्यू अप्रूव्ड कंपनीज है बाय इंडियन रेलवेज। फिर सीमेंस जैसी कंपनी को ग्लोबली उनके कोचेस के लिए बैटरीज भी सप्लाई करती है। तो रेलवेज में बड़ा कारोबार है और रेलवे की सेफ्टी को बड़ा ध्यान रखते हुए मुझे लगता है इसको बड़ा फायदा होगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, छोटी साइज की कंपनी, अभी 3500 करोड़ का सिर्फ इनका मार्केट कैप है। फिर डेट इक्विटी रेशियो 0.08, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 96%। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, हालांकि पिछले 1-2 दिन में थोड़ा चला भी है, पर मुझे लगता है 150 तक के टारगेट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में जल्दी आ सकते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 115। 115 के स्टॉप लॉस, 150 के टारगेट के लिए HBL पावर में करें खरीदारी। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है एडोर वेल्डिंग, जो अभी 1171 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 1225 का और स्टॉप लॉस रखना है 1150 रुपए का। ये भी एक वेल्डिंग प्रोडक्ट्स की लीडर कंपनी है जो कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रिफाइनरीज को, फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर और इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। 300 से ज्यादा भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 70 से ज्यादा देशों में कंपनी का काम होता है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, टाटा ग्रुप को कैटर करती है, फिर इंडियन आर्मी, रिलायंस, NTPC, L&T, अशोक लेलैंड सबको कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। फिर डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है, आजकल अब डेट भी कम होके 0.12 का डेट इक्विटी रेशियो है। FIs में भी निपॉन अच्छी खासी हिस्सेदारी इसमें ओन करता है। फिर बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 57% की हिस्सेदारी है, कुछ प्लेज नहीं है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1225, स्टॉप लॉस ऑफ 1150। ओके, तो ये है आपके 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से, HBL पावर और अदौर वेल्डिंग, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से भी लेते हैं अब 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ी सुस्ती है अनिल जी, नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह से कुछ भी नहीं कर रहा है सर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट की रेंज में मूव कर रहा है, सुबह से ये लेवल है। डाउ फ्यूचर्स भी कुछ नहीं कर रहा है, 30 पॉइंट नीचे था अभी थोड़ी देर पहले, अब 40-50 पॉइंट आपको नीचे दिख रहा है, तो कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर आ नहीं रहा है। यूरोप के बाजारों में नरमी है, मामूली गिरावट आ रही है। एशिया के बाजार थोड़े मिले जुले थे, जो सुबह की पॉजिटिविटी थी उसके साथ बंद नहीं हुए, थोड़े मिले जुले क्लोज हुए। रुपया भी सुबह 11 पैसे मजबूत था, अब 4 पैसे ही मजबूत दिख रहा है। एक अच्छी बात है, कच्चा तेल अब और नीचे आ रहा है, $75 पर आ गया, तो जो ओपेक का एक रिएक्शन था वो आ गया। आज 2% नीचे आपको कच्चा तेल दिख रहा है, तो प्राइजेस जो होना था हो चुका है वहां पर। बताएं सर हमें क्या करना है इस समय। ओके, तो ये आपके लिए मिला जुला सा रुझान है, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी वाला माहौल है नहीं। और डाउ फ्यूचर हल्के नीचे, दीप वही वाला है जो हमने बात की, 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 करोड़ 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है जो सपोर्ट का काम करेगा। 18,600 पर 1 करोड़ 90 लाख शेयर है। अभी तो वीकली एक्सपायरी परसों है, अब तो वीकली एक्सपायरी के 2 दिन पहले 2-2 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम होने लगे हैं, देख लो। मतलब अब आप सोचो जब ये वीकली एक्सपायरी अलग अलग होगी तब क्या होगा, क्या वॉल्यूम होंगे, जबरदस्त वॉल्यूम बैंक निफ्टी में। तो कितना ही कर लो, सट्टा तो यही हो रहा है।
और आप रोक नहीं सकते हैं, वही वाला मामला है। देख लीजिए आप, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑप्शंस में शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक जय भी बोल रहे थे 98% वॉल्यूम। हाँ, जिनके पास पैसा है वो ऑप्शन राइट करते हैं, जिनके पास पैसा कम है वो ऑप्शन खरीदते हैं, और जीरो सम गेम है। गुरुवार को आपको पूरे हफ्ते का अमाउंट जो है किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन तो पूरा का पूरा जीरो सम गेम है, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट जाता ही जाता है। ऑप्शन का तो सीधा वॉल्यूम वैसा है, एक प्रीमियम दे रहा है दूसरा प्रीमियम ले रहा है, करेक्ट। तो किसी न किसी को तो लॉस बुक करना है, किसी न किसी को तो प्रॉफिट बुक बनाना है, वो हो ही रहा है। एनीवे, सो 18,500 सपोर्ट है, ऐसे में 18,475, 18,535 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,575, 18,635 ये वो रेंज है जहाँ पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस रेंज में ही रहेगा, इस रेंज के किसी भी एक सिरे पर पहले पहुंचे वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कीजिए, उससे पहले नहीं। 18,555 के आसपास कुछ मत करिए, खाली इसको देखते रहिए। 535 से लेकर 475 की रेंज में लेना है, 575 से 635 की रेंज में देना है, अभी कुछ नहीं करना, ये आपके लिए क्लियर। न 500 के नीचे इसको बंद होना है, न 600 के ऊपर बंद होना है। आज क्लोजिंग इसी रेंज में लगभग इसी के आसपास हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बैंक निफ्टी न इसको 44,000 के नीचे बंद होना है, और न ही इसको 44,200 के ऊपर बंद होना है। ऐसा हाल है दीप। सोचो 44,000 के पुट पर 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और 44,200 के कॉल पर 53 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। 200 पॉइंट की रेंज में बना हुआ है। सो अगर 3 बजे तक 44,000 तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो 43,800 तक की रिस्क खुलती है। वहां पहुंचेगा या पहले कहीं रुक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 200 पॉइंट की रिस्क खुलती है। 3 बजे के पहले 44,200 को पार करके टिक गया तो 200 पॉइंट की जगह ऊपर की खुलती है। उन दोनों में से देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं, वैसा है, सिंपल। ठीक है, डन, गॉट इट, ओके। चलिए, ये है इस समय अनिल जी की तरफ से उनका मार्केट का व्यू। थोड़ी सुस्ती है, देखते हैं थोड़ा लेवल से अगर बाजार होल्ड करें तो फिर आपको पोजीशन बनाने में भी आसानी होगी। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका भी करते हैं स्वागत। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। एक बार सीमेंट स्टॉक्स पर आपकी भी राय लेनी थी, कई बार सीमेंट्स पर आपसे चर्चा हुई है। आज बढ़िया रोटेशन आ रहा है, सारे सीमेंट स्टॉक्स मोमेंटम में आ गए। क्या चल रहा है सर, और इन लेवल्स पर कोई काउंटर जो पसंद आ रहा हो? नमस्कार दीप। नो डाउट मैं पहले से बोलता आया हूँ पोस्ट बजट ही, कि जब बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटले है, तो जो इंफ्रा में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है स्टील और सीमेंट, और ये दोनों ही मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़े ब्लिप्स आते रहते हैं हमारे मार्केट्स में, बट मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक ACC, अंबुजा जिसमें बहुत करेक्शन हो चुका है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये मेरी टॉप पिक्स हैं। अगर आप स्मॉल कैप में देखें तो मुझे लगता है उदयपुर सीमेंट में भी देख रहा था, वो बहुत अच्छा है। साउथ की एक कंपनी है रैमको सीमेंट, उसमें भी अच्छी तेज़ी मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ एक अच्छे कंपनीज हैं, और मैं ये कहूँगा कि ACC, अंबुजा, क्योंकि अब हमने देखा है कि अदानी समूह में काफ़ी बदलाव आ गया है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है और कुछ पैसा भी रेस कर रहे हैं अदानी। तो ACC, अंबुजा नो डाउट अदानी ने जब इसको टेक ओवर किया उससे पहले भी बहुत अच्छी कंपनीज थी, और मुझे लगता है कि जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है तो इनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। जो समूह की कंपनीज थी तो ये भी पिट गई, मगर अब मुझे लगता है कि ACC बहुत अच्छे लेवल्स पे है, 1856 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और इसको कोई भी अगर मध्यम अवधि के लिए लेना चाहता है तो आसानी से ये 2200-2400 के स्तर पर भी जा सकता है, तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ से बन सकती है। सिमिलरली अंबुजा में भी मुझे लगता है काफ़ी दम है, और इन दोनों कंपनीज को ये मेरी टॉप पिक्स हैं, और फॉलोड बाय अल्ट्राटेक, रैमको, ये भी अच्छी लगती है, ग्रासिम भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बढ़िया सीमेंट स्टॉक्स जहां पर पसंद आ रहे हैं। अच्छा एक्शन यहाँ पर बन रहा है, तो चलिए सीमेंट पर रखते हैं नजर। आइए, सुमित जी की तरफ से एक बिगुल है, सुमित का सुपर हिट। मजा है सुमित जी, क्या करना है सर? दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 67.25, 67 रुपीज 25 पैसा। स्टॉक का नाम है स्पिक, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। स्पिक के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि स्पिक के अंदर एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ बनेगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। यहां से एक मूव मिलना चाहिए जिसके अंदर 5 से 8 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, यानी 8 से 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 63-64 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए रुपीस का,
और यहाँ पे खरीदारी करें। स्पीक ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 72 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 75 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो 64 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 72 और 75 के टारगेट्स के। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए सुमित जी की तरफ से। एनएफएल के बाद स्पिक दूसरा स्टॉक है जो सुमित जी को पसंद आता दिख रहा है। इसी स्पेस से खरीदारी करने के लिए आज के सेशन में 64 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 72 और 75 का। आइए बढ़ते आगे और जय ठक्कर हमारे साथ है तैयार। बिगुल जय का जैकपॉट। जय जी, अरे जय ये क्या हुआ? सुबह तो जैकेट नहीं था, अभी कहां से आया? ड्राई क्लीन होकर आ गया? ना अनिल जी जैकेट था यहीं पे। हाँ। बट अनिल जी वो समय कम था और मेरे को आपके कैमरा पर्सन ने बताया नहीं कि आप ऐसे ही बैठिए, आप फटाफट अच्छा। जैकेट आप दोपहर के शो में डालिएगा। मतलब ठीक है जैसे आप कहे सर। अच्छा ओके, मुझे लगा जैकेट भूल गया कि उससे आपके कंधों पे आके टिकना भी है। तो फाइनली अभी याद आया। बताए सर आपका जैकपॉट शेयर। जनिल जी डिफेंस स्टॉक्स में डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त हमें मोमेंटम देखने मिला है। मजगांव डॉक मैंने एसपीएल में लास्ट फ्राइडे ही रेकमेंड किया था अनिल जी, शॉर्ट टर्म में वहाँ पे तो टारगेट्स भी हासिल हुए। एचएएल अनिल जी मुझे पसंद है, एचएएल को खरीद सकते हैं। अभी ये ट्रेड कर रहा है 3372 पर अनिल जी अभी फ्यूचर्स में, और इसको खरीदने की मेरी सलाह है। मैं कहूँगा कि इसको खरीदे विद स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है अनिल जी देखे तो 3329 का। सो 3329 के स्टॉप लॉस से एचएएल फ्यूचर्स को खरीदे। ऊपर में टारगेट लगभग 3520 से लेकर 3600 के एनर्जी निकल कर आ रहे हैं। अच्छे टारगेट्स यहाँ से भी देखने मिल सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है और जो हिसाब से एनर्जी इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स में गया तो एचएएल में आपको रुकावट बहुत ही जल्दी नजर आएगी। आई मीन दिस कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। ओके तो ये है आपके लिए एचएएल डिफेंस स्टॉक्स। वन वे मूव आपको आती हुई दिख रही है, एक तरफा तेजी में सारे के सारे डिफेंस काउंटर्स इस समय है और एचएएल पर भी रखिए नजर। ये स्टॉक भी काफी टाइम से मोमेंटम आपको दिखा रहा है। धर्मेश जी कोई डिफेंस स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे सर? मजगांव डॉक देखिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, एचएएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटे काउंटर्स हैं जैसे एस्ट्रा माइक्रो, भारत डायनामिक्स की भी आज सुबह बात हो रही थी। बताएं सर आपको क्या पसंद है? ये दीपांशु देखिए डिफेंस स्टॉक पे अपनी पहले भी बात हुई थी और मुझे एचएएल काफ़ी अच्छा लगता है। 3000 के आसपास जब ये रनअप करते हुए आया था तो वहाँ पर मैंने इसे डबलर के हिसाब से दिया था आपके शो पे। 1 साल का व्यू मिनिमम रखना चाहिए, 1 से 2 साल में मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन पे खड़ा है, जिस टाइप के ऑर्डर बुक है और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में जो स्पीड है, ये रफ्तार है ये इनके यहाँ, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा एडवांटेज इसको मिलना चाहिए। और पूरे डिफेंस में हालांकि पूरा डिफेंस बास्केट ही फायर पे है, बट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है जो 2 टॉपिक रहेंगे, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ही जिसका मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरा मजगांव डॉक रहेगा बिकॉज वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। पिछले 3-4 साल पहले ये 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिटेबिलिटी भटकी हुई थी, फिर से मेक इन इंडिया का जब से ये चालू हुआ है इन्फोसिस और इनके जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी स्पीडअप हुआ है। अब वहाँ से 400 से 900 साढ़े 900 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँच गया है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 28-29 के आसपास का इसका ROE है और 15-16 के PE मल्टीपल मिल रहा है, तो वो डिफरेंस भी मेंटेन है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से बात करें तो। ये 2 स्टॉक जो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर विकल्प है। और एक जो यहाँ पर नोटेबल बात ये है कि इनकी जो लिक्विडिटी फ्लोट है वो काफ़ी कम है। एचएएल में 5-7% ही पब्लिक के पास लिक्विड फ्लोट है और मजगांव डो में अराउंड 10-11% के पास पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। बाकी सारे या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। सो सप्लाई ऑफ शेयर्स इज लेस, इक्विटी की सप्लाई काफ़ी कम है और डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रही है और काफ़ी सेफर बेट है मौजूदा माहौल में। तो ये 2 स्टॉक को टॉपिक करके रखें। मजगांव डॉक में 20-25% का अपसाइड यहाँ से देख सकते हैं, रनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखा है बट स्टिल उतना इसको बनता ही है। और एचएएल तो डबलर है, एचएएल डबलर है, इस लेवल से भी ऑलरेडी एक बढ़िया रैली आ चुकी है बट यहाँ से भी डबल होते हुए दिख रहा है। मजगांव डॉक आज सुबह हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, बढ़िया आउटलुक है, कुछ नए ऑर्डर्स की भी तैयारी में है कंपनी, तो वहां पर भी आप रखिए नजर। और भी बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा एक्शन हो रहा है, तो डिफेंस एज अ थीम आपको बढ़िया रिटर्न्स इस समय दिखा रही है।
यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर रियल एस्टेट पर भी रखिए। ओबरॉय रियल्टी सुबह भी रेडार पर आया था, अभी भी आ रहा है, 2% ऊपर है, थोड़ा सुबह के स्पाइक के बाद रेंज में आ गया, अब वापस थोड़े थोड़े मूवमेंट के आसार आपको ओबरॉय रियल्टी पर भी आते हुए दिख रहे हैं, तो इस काउंटर को भी अपने रेडार पर रखिए। और बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज सुबह अच्छे दिख रहे थे, गोदरेज और डीएलएफ इन पर्टिकुलर, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही थी, बट एक बढ़िया स्पाइक वॉकहार्ट के चार्ट में आ रहा है। एक बार जरा वॉकहार्ट का काउंटर पुलअप करिए और बंसल जी जरा वॉकहार्ट का चार्ट भी देखिए सर, पिछले 5 मिनट में ये स्पाइक आया और जबरदस्त स्पाइक आया, 5% ऊपर वॉकहार्ट। क्या चल रहा है सर, इस चार्ट को देखिए जरा। जी दीपांशु, चार्ट्स के ऊपर एक स्पाइक नहीं, एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो मोर रिफाइंड वे में देखें तो एक रिवर्सल है, शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल बना है, एक ब्रेकआउट 173 के ऊपर चल रहा है और स्टॉक काफी बीटन डाउन है। एक पुल बैक यहाँ देखने को मिल सकता है और 183 185 के नियर टर्म टारगेट हैं जो कल फर्स्ट हाफ तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें और जो लेना चाहते हैं इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 183 185। ओके, वॉकहार्ट जबरदस्त स्पाइक है, एकदम बुर्ज खलीफा 8% हो गया, बुर्ज खलीफा जैसा बना है बिल्डिंग, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ तो हुआ है सर, बिकॉज बंसल जी बात कर रहे थे तब 4% ऊपर था, अब 8% हो गया है। बंसल जी थोड़ी देर और अगर आप चाहें तो बात करते रह सकते हैं, इसी स्पीड से अगर बढ़ता रहा तो वॉकहार्ट देखिए गजब का एक्शन है। आइए एक्शन अनिल जी, अगर ऐसे मेरे बोलने से अनिल जी अगर शेयर जी अगर ऐसे बोलने से मेरे शेयर बढ़ रहा होता तो कब का अनिल जी मुझको किडनैप कर लिया होता। ऐसा नहीं होता है अनिल जी। आपको कौन किडनैप कर सकता है? अनिल जी बहुत लोग हैं, येस बैंक वाले, और भी कितने शेयर हैं अनिल जी, बिठा देंगे पकड़ के कि भैया बोलो आइडिया जाएगा, बोलो वोडाफोन आइडिया के बारे में। शेयर ऊपर बढ़ता है। हाँ, लोग पकड़ के बोलेंगे बोलो वोडाफोन आइडिया के बारे में। बंसल जी बोलते रहो, चुप मत हो। इसका भाव बढ़ाना है हमें। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी आप कह रहे थे कि मुंबई का जो लोग हैं उनका बड़ा एडजस्टिंग नेचर होता है, तो अनिल जी आप ये दिल्ली के 2 नौजवानों को भूल गए अनिल जी, जो घर में भी एडजस्ट कर रहे हैं, अपने को पैनलिस्ट के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं, चार्ट कॉर्नर पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, तो अनिल जी चारों ओर एडजस्टमेंट ही चल रहा है। तो अनिल जी दिल्ली में भी एडजस्टमेंट कम नहीं है अनिल जी। अभी पता चला हमें ऐसा। बाकी हमें लग रहा था कि हमें खाली ये कि आप लोग वो बाकी सब चीजें तो हमारे में भी कॉमन है, खाली पब्लिक लाइफ में हम एडजस्ट करते हैं। दिल्ली वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, अब थोड़े ज्यादा। अच्छा देखो दीप मेरे साथ में इस मामले में, ये तो अच्छा एक काम करें, चोपड़ा साहब से राय लिया है। चोपड़ा साहब भले दिल्ली के हैं लेकिन राय एकदम निष्पक्ष देंगे। चोपड़ा साहब ज्यादा शांत लोग कहाँ के होते हैं, दिल्ली के या मुंबई के? मुझे लगता है सर दोनों ही जगह के शांत नहीं होते। हमारे दक्षिण भारत के लोग मुझे लगता है, राजस्थान के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ के लोग भी काफ़ी शांत होते हैं। मणिपुर को निकाल दीजिए, वहाँ कुछ और हुआ है। मगर सच बात ये है कि जो हम लोग मेट्रोज में काम करते हैं, जो रहते हैं, हम लोग जनरली वर्कड अप होते हैं और सुबह 5-6 बजे से हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है और शायद 12 बजे तक ख़त्म नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं मेंटली भी। और ये बात मेरी वाइफ मुझे कहती है जब भी हम हॉलीडे पे जाते हैं कि तुम्हें तो आराम करना भी नहीं आता। हाँ, तो आपको भी कहती है सर? ये शायद हम सब जो भी हम लोग मेट्रोज में कहते हैं कि तुम्हें आराम ही नहीं, तुम कहीं बैठ सकते हो। तो ये समस्या से हम सब ग्रसित हैं, इसलिए जो बेचारा भागता रहता है वो कहाँ से शांत रह पाएगा। इस मामले में तो ये मनरेगा में काम करने वाले डेली वेजेस वर्कर की लाइफ अच्छी है। अच्छा, हाँ, 8 घंटे 9 घंटे काम किया उसके बाद छुट्टी। ये लैपटॉप लेके घूमने वाले डेली वेजेज वर्कर है ना, उनका लैपटॉप कहीं भी खुल जाता है, कहीं से हॉटस्पॉट या वाईफाई मिला वहीं शुरू, और वो सुबह 5 बजे 6 बजे भी काम करते हुए मिलेंगे, रात को 12 बजे भी। सही बात, करेक्ट, ये बात सही है। ये बात फैक्ट है। तो लैपटॉप वाले वर्कर की लाइफ ज्यादा खराब है। वर्क फ्रॉम होम के बाद तो और प्रेशर आ गया उसका। चलिए आइए, नितिन जी, दिल्ली की बात चल रही है तो नितिन जी का स्वागत किया जाए बिगुल के साथ। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी फरमाए सर। जी अनिल जी, यहाँ पे 18,600 की पुट ऑप्शन लेंगे, 73 में मिल रही है। 18,600 की पुट ऑप्शन 73, जिसका स्टॉप लॉस होगा 45 और टारगेट होंगे 110 से 120 रुपए।
अब हम ये देख रहे हैं कि 18,600 पे आज काफी कॉल राइटिंग है, करीब 77 लाख कॉल्स की आज की राइटिंग हुई है और पुट्स में अनवाइंडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ी करेक्शन बननी चाहिए और स्पॉट लेवल जो 18,560 है ये गिर के 18,500 तक आ सकता है। 50-60 पॉइंट की करेक्शन मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 18,600 की पुट ले रहे हैं 73 में, टारगेट 110, स्टॉप लॉस 45। पुट ऑप्शन खरीदने की राय 18,500 18,600 का इन द मनी पुट खरीदना चाहते हैं नितिन जी, और मिल रहा है 73 रुपए में 73, स्टॉप लॉस 745, 110 120 के टारगेट के। धन्यवाद नितिन जी ये बेहतरीन पुट ऑप्शन बताने के लिए हमारे दर्शकों को। ओके, और पिछले एक हफ्ते भर में स्टॉक एक जो है तो ऑटो स्टॉक, लेकिन उसकी बढ़ने की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा है। रॉकेट से भी ज्यादा? रॉकेट से भी ज्यादा। ये कौन सा है? तो एक ऐसा ऑटो स्टॉक जो पिछले हफ्ते भर में 50% चल चुका है। 50%? तो रॉकेट वाली स्पीड हुई ना। तो कौन सा है? बहुत फोर्स से बढ़ रहा है वो। गेस कोई किसी का अंदाजा लगा सकता है? एक बार जरा हमारे एक्सपर्ट्स का है, जरा पूछते हैं जनरल नॉलेज, इससे पहले कि विंडो जल्दी बना के दिखाया करो। ये सब गूगल करने लग जाते हैं, फिर ढूंढना चालू कर देते हैं। सवाल आया जल्दी से पूछो। किसी को अंदाजा है कि कौन सा स्टॉक है ऑटो स्टॉक जो हफ्ते 10 दिन में 50% बढ़ गया है? कोई अंदाज देना चाहे? बेचारे खाली सुमित जी को दिखा के क्यों, मतलब ऐसा सुमित जी पढ़ाई नहीं करते, आप प्रूव क्या करना चाहते खाली उनको विंडो में दिखा के? जी हाँ जी, कुणाल जी। अरे जी फोर्स मोटर हिंट दे दिया था ना मैंने, हिंट दे दिया, इतने फोर्स से बढ़ने वाला। तो ये फोर्स मोटर इतनी फोर्स से ऊपर क्यों जा रहा है, इसकी वजह और पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त कुशल गुप्ता। गुप्ता जी बताइए। सर काफ़ी फोर्स के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही शानदार जब इसके नंबर्स आए थे उसके बाद से लगातार इस काउंटर में तेज़ी आती हुई दिखी। इनफैक्ट एक दिन तो 20% का इसने ऊपरी सर्किट भी लगाया था, और ये इसलिए क्योंकि मैं इनके नंबर ऑफ यूनिट्स भी देख रहा था। आज इनके मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आते हुए दिखे थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन हमें आता हुआ दिखा है। मंथली बिजनेस अपडेट के लिहाज से आप देखिए YOY बेसिस पर डोमेस्टिक सेल्स 26% बढ़ी है, एंड सबसे शानदार और बेहतरीन बात इसमें यह है कि जो एक्सपोर्ट्स आंकड़ा है वो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखा है। इनफैक्ट मैं हर साल जो मई महीने में इनके जो आंकड़े आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक चेक किया है, तो प्री कोविड लेवल्स पर भी यहाँ पर मई 2023 में जो इनके अभी बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं इसको इन्होंने बीट कर दिया है। डोमेस्टिक सेल्स वाइज 2154 यूनिट्स से यहाँ पर इस बारी ये बेचते हुए दिख रहे हैं, और पिछली बारी 2090 यूनिट्स 2019 में यानी कि प्री कोविड लेवल्स पर यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं, तो उसको भी इस बारी मई महीने में डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से इसने पार कर दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, इस वजह से आज भी यहाँ पर ये फोकस में है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ आधार पर एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 196% तक की ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। इनफैक्ट कैलेंडर ईयर 2023 यानी कि जनवरी से लेकर अब तक भी आप देखिए तो सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट आंकड़ा मई महीने में इन्होंने दर्ज किया है 491 यूनिट्स का। तो एक्सपोर्ट्स के लिहाज से चाहे आप डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पर जो लोगों का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है क्लियर कट बढ़ता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक प्राइस में एक्शन है। आमतौर पर थोड़ा लिक्विड कम होता है ये स्टॉक, लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऑटो स्टॉक्स में सभी जगह बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। चोपड़ा साहब राय आपकी चाहिए, कभी टाटा मोटर्स तो कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा तो कभी आयशर, लीडरशिप तो एक के बाद एक कहीं से आ रही है, और इस बीच में ये पीछे से ये फोर्स मोटर्स चुपचाप ऐसा निकल के आगे दिखा भी नहीं, पता नहीं चला। ये तो कुशल नहीं बता दे, डिस्कस ही नहीं हुआ। कुणाल जी ने भी बताया थोड़ी, ये तो हमने पूछा तो कुणाल जी ने बोला है ना, पहले तो कुणाल जी ने भी नहीं बोला था। हाँ, तो चोपड़ा साहब जरा राय दीजिए अपनी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑटो में रैली हमें दिखी है, लेड बाय मारुति, लेड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेड बाय आयशर, तो ये प्राइमरली इसलिए है कि अब एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि या तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। ये हमारी कई बार पहले भी चर्चा हुई कि जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं अच्छा करें ऑटो, और उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑटो में टू व्हीलर्स में जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या बजाज है वो भी अपने टॉप पे कहीं चल रहे हैं, तो मॉनसून भी नॉर्मल एक्सपेक्टेड है। और मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी तो ऑटो स्टॉक्स चले हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी जिसमें उनो मिंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वेरॉक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मदरसन सुमी है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। और
तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी स्पेस भी अच्छा लगता है। और जब ये अक्सर देखा जाता है, पहले लार्ज कैप टॉप आउट होते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बाहर है, और अच्छी कंपनीज जो हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फोर्स मोटर्स जनरली इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बीएससी स्टॉक है सर, और हम लोग जनरली एनएससी स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। ओके तो चलिए, फोर्स मोटर्स पर चोपड़ा साहब का ज़्यादा फोकस नहीं है, बट हमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि 12% और 50% की मूव फोर्स मोटर्स में आपको आती हुई दिख गई एक हफ्ते में। जय, जरा एक बार चार्ट भी देखेंगे फोर्स मोटर्स के। आज भी 11-12% ऊपर है, 2125 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, 2140 हो गया अभी बात करते करते। क्या चल रहा है इसमें जय? बिल्कुल दीप, मैं यही देख रहा था। आई मीन इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट ये स्टॉक में जो आया है दीप, तो इसमें हुआ ये है कि लास्ट लगभग मैं कहूँगा दीप, जब से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 11 नवंबर मैं कहूँगा कि 2021 से दीप, सो आज लगभग 1.5-2 साल हो गए ये एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और ये रेंज जो रही फोर्स मोटर्स की वो लगभग 1700 रुपये से लेकर ऑन द लोअर साइड 1000 रुपये की रही थी। सो ये ब्रेकआउट ही बहुत ही बड़े रेंज का आया, 700 पॉइंट की जो रेंज बनी थी फोर्स मोटर्स की, उसमें से ब्रेकआउट आया और ये कंफर्म हुआ अबाउट द लेवल्स ऑफ 1600 एंड देन फर्दर अबाउट 1700। तो जो 1750 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया दीप, अब वो लेवल्स फिर से दिखने नहीं चाहिए। एंड अगर आप देखें तो लगभग लोअर साइड से देखें रेंज को, तो लगभग 70% का जंप था दीप, राइट। तो अगर हम ब्रेकआउट लेवल से भी देखें, अगर के 70% के आसपास का हमें अगर मूव देखने मिले दीप, सो लगभग इसके जो टारगेट्स निकल कर आते हैं 2800 से लेके 3000 तक के आते हैं। तो और भी जगह बची है इस स्टॉक में, इसीलिए इतनी तेजी से चला है। ओके, तो ये है फोर्स मोटर्स पर आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी राकेश जी से एक बार फिर से की जाए मुलाकात। क्लोजिंग शो में पहली बार ही हमारे पहली बार ही हमारी मुलाकात हो रही है, ठीक 1 घंटे में, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। अब तक जितनी भी बात हुई, मुलाकात हुई, अनऑफिशियल थी। ऑफिशियली पहली बार ही कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल भैया है। हाँ, बताएं सर। अनिल जी, ये जो ऑफिशियली पहली बार मुलाकात हो रही है, इसका जिम्मेवार अनिल जी कुणाल जी को वो हमें पता है, स्टॉक्स निकाल के दे चुका हूं। कुणाल जी के अलावा एक मिनट, आपकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें कुणाल जी के अलावा कोई और जिम्मेदार हो तो बताओ। बाय डिफॉल्ट तो हम सब जानते हैं कुणाल जी है। जी आप बताएं। नहीं अनिल जी, बाकियों को तो आप नाम नहीं ले सकते, सिर्फ कुणाल जी का नाम ले सकते हैं, बस यही एक एडवांटेज अनिल जी। और ये हकीकत है, ये तो जब अभी आपने कैमरा डाला, ये हाथ खड़ा कर करके कुणाल जी बोले तब जागे, तब इनको समझ में आया कॉल भी लेनी है। और अनिल जी, जो हमारा स्टॉक पिक है वो है रेलटेल, जहां पर एक बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल हो रहा है और एक बड़ी वाली नेकलाइन 125 की एक नेकलाइन टूट रही है। टेक्निकली देखें, टेक्स्ट बूस्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 140-145 की तरफ जा रहा है। बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ा रिवर्सल है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन रेलटेल। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि रेलटेल के एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि रेलवे स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड बहुत मजबूत है, तो अगर किसी अप ट्रेंड में किसी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो आमतौर पर वो बड़े मूव में ट्रांसलेट होता है। इसीलिए मैं और राकेश जी आज इस पर विशेष खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस रखें 124 रुपए पर, 124 पर एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 133 रुपए का, 133 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 140 का होगा। तो 133 और 140 के बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए बाय करें रेलटेल। 133 140 के टारगेट के रेलटेल में करें खरीदारी। आज रेलवे स्टॉक्स बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इरकॉन पर भी नजर थी, वो भी आपको एक्शन में दिख रहा था। रेलटेल पर भी एक मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी के रेडार पर क्या है, आइए जानते हैं बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 3890, 3895, 3890, 3895। स्टॉक का नाम है डिक्सन। डिक्सन के अंदर यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद डिक्सन में सेलिंग प्रेशर हुआ है। डिक्सन टेक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट आनी चाहिए और 3800 रुपए और 3750 रुपए ये नीचे में देखने को मिल सकता है। तो डिक्सन में बिकवाली करें। ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस और जो स्टॉप लॉस बनेगा
3970 3980 के पास का बनेगा तो 3970 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के डिक्सन में विकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। 3800 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 3750 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके बिकवाली करें डिक्सन टेक। ओके, तो ये आपके लिए डिक्सन टेक, जिस पर आपको बिकवाली की राय आ रही है सुमित जी की तरफ। इंटरेस्टिंग है दीपा, इसी स्पेस की कंपनी का आईपीओ खुला है एग्जैक्टली। और ये क्योंकि वजह ये है कि डिक्सन नंबर, सिरमा, एसजीएस, ये सारे के सारे जॉब वर्क टाइप छोटे मार्जिन पर काम करने की वाली कंपनियां 2 से 5%, और आईक्यू वो करती है 22% मार्जिन पर काम। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे आगे क्या कुछ होता है, रेस्पॉन्स किस तरह का मिलता है। लेकिन रेस्पॉन्स एक स्पेस को जबरदस्त मिल रहा है, बार बार लगातार एक्शन में है ये स्टॉक, और वो है डिफेंस शेयर। डिफेंस शेयर में तेजी की एक नहीं अनेक वजह है, और इसी वजह से लगातार एक्शन में ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए पहले तो ये देख लें कि जो सारे शेयर डिफेंस से रिलेटेड हैं तेजी में है, क्यों, किस वजह से तेजी होती दिख रही है, अरमान बताइए। जी सर, जबरदस्त तेजी यहाँ पर होती हुई दिखी है। अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो सिर्फ सेक्टर की स्पेसिफिक की बात करें तो जहाँ के सेक्टर में लगभग 60% के आसपास तो सिर्फ सेक्टर ही पूरा बढ़ते हुए दिखा है, जिसमें अगर आप देखें 2% की तेजी जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। और दूसरे अगर आप डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे 50 से 150% के आसपास की रैली आती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप बात करें डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच, एचएल, कोचिन शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रो, बीडीएल, बीएल, सब की बात करें तो सबके 40% से कहीं ज़्यादा जो है इन सब के रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार इतने बढ़िया रिटर्न्स कैसे आते हुए दिखे हैं? क्योंकि एक तो जो इनके अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक पे लगातार जो है यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, और ये जो मेक इन इंडिया का जो आपका प्रोग्रेस जो चल रहा है उसके चलते इनके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अगर आप सिर्फ FY23 की अगर आप बात करें, जो टोटल इन्होंने प्रोडक्शन करा है वो लगभग 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का जो एक रिकॉर्ड स्तर है वहां पर करते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह बताया है कि उनके अनुसार जो भारत ने 2022 की अगर आप बात करें, दुनिया में चौथे स्थान पर बड़ा डिफेंस खर्च जो है करने वाला देश बन गया है। अगर आप टोटल वर्ल्ड मिलिट्री का जितना खर्च होता है पूरे वर्ल्ड में, उसमें अगर आप बात करें तो अब चौथे स्थान पर इंडिया आ चुका है, जहां पर लगभग पूरा खर्च में से लगभग 3.6% जो है हमारे देश में खर्च होता है। अब जैसा कि रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, आपको आय बढ़ती जा रही है, तो म्यूचुअल फंड्स वहां पर भी अगर आप देखें उनका फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। हाल ही में अगर आपने देखा HDFC म्यूचुअल फंड ने भी जो डिफेंस थीम्ड वाला जो है NFO वो भी जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। अब ये तो बात हो गई अभी तक की। अगर आप बात करें गाइडेंस क्या आ रहा है, गाइडेंस ये है कि अगले 2 से 3 वर्षों में जो 1.5 ट्रिलियन जो है कि ऑर्डर मिलना संभव है, जो कि अगर आप देखें काफ़ी बड़ी चीज़ है कि 1.5 ट्रिलियन के ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पर मिलने का संभव है। और जिसमें अगर आप बात करें डिफेंस ले लीजिए या मिसाइल सिस्टम ले लीजिए, सरकार पर उनका लगातार फोकस है, जिसमें BDL, BL ये सारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी फोकस में आ रहे हैं, और लगातार आपको खबरें भी ये आती जा रही है जो इनको नए नए जो है प्रोजेक्ट्स मिलते हुए जा रहे हैं। तो ये है बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स, भरपूर ऑर्डर्स, जबरदस्त एग्जीक्यूशन और ऊपर से खरीदारी, और HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस पर IPO भी। आइए अब FIs का एक्शन इन सारे शेयरों में किस तरह का रहा है ये भी जान लेना जरूरी। बड़े निवेशक क्या पैसा लगा रहे हैं या फिर आप हम सब मिलकर ही खरीद रहे हैं, अरमान ये भी बताइए। बिल्कुल सर, FIs का भी लगातार यहाँ पे जो है फोकस वो बना हुआ है, और ये उस समय से बना हुआ है दिसंबर 2020 से अगर मैं बात करूँ, लगातार जो है वो यहाँ पे इन सभी शेयरों में अगर आप देखें हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारा कैपिटल एलोकेशन है वो तो हमने बढ़ाई है, अगर आप देखें ओवरऑल बजट का जो एलोकेशन है वो लगभग 26% बढ़ा है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप टोटल डिफेंस एलोकेशन की बात कर रहे हैं वो तो 26% बढ़ा है, पर इसी दौरान अगर आप कैपिटल एलोकेशन की बात करें जो इनके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे लगभग आपको 43% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी है। अब जैसा कि आपने कहा कि FIs के बारे में अगर आप बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की देखिए, दिसंबर 2020 में जो 0.30% हिस्सेदारी थी FIs की, वो दिसंबर 2021 में बढ़ के 3.2% हो गई, और अगर आप मार्च 2023 की बात करें तो 9% के आसपास जो हिस्सेदारी होती हुई दिखी। मजगांव डॉग जो 0.6% से बढ़कर 3.3% के आसपास हो गई। BDL की बात करें तो वो लगभग नील के आसपास ही थी, वो बढ़कर 3% के आसपास होती हुई दिखी। एस्ट्रा माइक्रो वहां पर भी 1% से बढ़कर 2.5% के आसपास जो है आती हुई दिखी। तो FIs जो है वो दिसंबर 2020 से ही लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और इसी के चलते अगर आप देख रहे हैं कि शेयर्स में जो लगातार तेजी दिख रही है, पिछले सिर्फ अगर एक महीने की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 11%, मजगांव 29%, BDL 15%, और एस्ट्रा माइक्रो की बात करें तो वहां पर भी 12%। तो लगातार FIs का भी इस पर भरोसा बना हुआ है। तो फंडामेंटल्स भी सुधर रहे हैं, बिल्कुल, और फंड्स की भी खरीदारी हो रही है, और FIs की तरफ से बढ़िया खरीदारी। बिल्कुल, और ऐसे टाइम पे जहां पर हम बहुत सारे ईयर्स तो ऐसे थे जहां पे FIs की बिकवाली आ रही थी, इन स्टॉक्स में उनकी खरीदारी आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये आपके लिए डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा हमने विश्लेषण करा। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स की तरफ से तो चर्चा हो ही गई थी, बट क्यों
इतने सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आपको रोज एक्शन में दिख रहे हैं, वहां पर रखनी है नजर। आज भी मजगांव डॉक बढ़िया तेजी में बना हुआ है। शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ और कैश स्टॉक्स में भी आपको एक्शन दिख रहा है। JSW एनर्जी, इस पर रखिए नजर। 5.5% ऊपर आपको JSW एनर्जी आज मूव करते दिख रहा है। अच्छी मूव आई है। आज सुबह हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी थी, ब्रोकिंग रिपोर्ट जो आई थी जहां अपग्रेड आया था, अपग्रेड से उसमें JSW एनर्जी भी था, NTPC भी था, टाटा पावर भी था, वहां पर मूव आई है। चोपड़ा साहब, पावर स्टॉक्स भी मोमेंटम में आ रहे हैं। IEX तो खैर कुछ नहीं कर रहा, पावर ट्रेडिंग हालांकि इनके वॉल्यूम्स बढ़कर आए, बट जो पावर जनरेशन कंपनीज है वहां पर थोड़ा एक्शन बना हुआ है। NTPC भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ पसंद है सर पावर स्पेस से? दीप, पहले मैं माफी चाहूंगा, गलत डेटा दिया मैंने। फोर्स मोटर्स NSE BSE दोनों में है, तो मैंने जस्ट चेक किया, किसी टाइम पे वो BSE पे होता था, तो माय फॉल्ट। दूसरी, अगर आप पावर जनरेशन कंपनीज की बात करें तो इसमें प्राइवेट क्षेत्र में मुझे टाटा पावर अच्छी लगती है, और अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। इसकी ऊपर 250 रुपये तक जाने की संभावना बहुत अच्छी है। दूसरा, NTPC भी बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी भी मुझे लगता है, और इसकी संभावना है कि ये आपको 185 के लगभग भी जाता दिखे, तो यहाँ से भी 10-12 रुपये 15 रुपये की तेजी है। कारण ये है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें फंडामेंटली बात करना चाहूँ, मैं एक प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, उनका कैप्टिव पावर प्लांट भी है और थोड़ा सा मर्चेंट पावर वो बेचते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो कोल शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती थी, हर साल हम देखते थे कि कोल शॉर्टेज है, 3 दिन का कोयला रह गया, 4 दिन का कोयला रह गया, तो सारे के सारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, या मोस्टली अभी भी 70-80% थर्मल पावर ही बनती है हमारे देश में, तो कोयले की कोई कमी नहीं है। और कोल इंडिया ने अभी जो ऑक्शंस करे थे, तो उसमें रिकॉर्ड अपटेक हुआ है कोयले का। तो पहली चीज, जो पावर कंपनीज को समस्या होती थी, महंगा कोयला खरीदते थे, तो कोयले के रेट्स में भी थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि कोल इंडिया ने थोड़ा सा रिवाइज किया है, मगर इंटरनेशनल कोल भी काफ़ी सस्ता हुआ है। और लॉजिस्टिक्स जो प्रॉब्लम्स थे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी रेट्स कम आए हैं। जो वेसल प्राइसेस हैं वो 40% तक कम आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम है। गर्मी में वैसे भी पावर कंजम्पशन पीक आउट होती है, तो यहाँ से लेके अगस्त-सितंबर तक पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो अगर आप मेरा टॉप पिक पूछे पावर प्रोड्यूसर में, तो मुझे टाटा पावर बहुत अच्छा लगता है, फॉलोड बाय NTPC। टाटा पावर और NTPC ये दो काउंटर्स हैं पसंद, जो रेडार पर हैं चोपड़ा साहब की तरफ से। इस बीच NHPC, NTPC की तो चोपड़ा साहब ने बात करी, NHPC इस पर भी रखे नजर। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने एक करार किया है, तो ये भी आपको रेडार पर आ रहा है। थोड़ी खबर पर स्टॉक रिएक्ट भी करते हुए दिख रहा है, तो NHPC को भी अपने रेडार पर रखें। पावर स्पेस आपको एज अ होल थोड़े अच्छे मोमेंटम में दिख रही है, बट टाटा पावर और NTPC ये दो काउंटर्स हैं जहां पर आपने चोपड़ा साहब की तरफ से भरोसा देखा है। 2% ऊपर NTPC इनफैक्ट अभी थोड़ा इस खबर पर रिएक्ट भी कर रहा है। सुमित जी एक बार जरा चार्ट भी देखें। NHPC की ये खबर के बाद आज मूव भी कर रहा है, 2% ऊपर है। चार्ट्स के ऊपर स्टॉक बढ़िया ही लग रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। 48 रुपए से 50 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस बना के होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव दिखाएगा, और 48 और 50 ये लेवल जल्दी NHPC में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, होल्ड करके चलिए। यह है आपके लिए NHPC जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। NMDC की बात होती है, NMDC स्टील पर भी आज आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। 4-4.5% ऊपर NMDC स्टील भी इस समय ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी अपने रेडार पर रखें। राइट्स RVNL, इसको भी हमने अभी देखा था। इरकॉन को भी देखिए, जो मैं बात कह रहा था एक बार एक्सपर्ट से, इरकॉन के चार्ट पर राय भी ली जाए। कुणाल जी जरा इरकॉन का भी चार्ट देखेंगे, सुबह से थोड़ा एक्टिव है, अभी भी उन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 83 का डे हाई है, 8250 पर इस समय है। क्या राय है सर इरकॉन के चार्ट पे? देखिए, अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर दीपांशु। अगर आप पिछले 10-15 दिनों का चार्ट देखें तो आप देखते हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में 80 से लेकर 85 के बीच में स्टॉक वक्त गुजार रहा है, और एक पैटर्न यहाँ पर निर्माणाधीन है जिसको हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो एक बार एक क्लियर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर स्टॉक पे नया मोमेंटम, नया उफान देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में सबसे पहला काम ये करें, 80 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें, जिनके पास है उन्हें बने रहने की राय। तो ये है आपके लिए इरकॉन जहां पर आपको रखनी है नजर। रेलवे स्टॉक्स आज मूवमेंट में है, इरकॉन, RVNL, राइट्स, ये सारे काउंटर्स पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। इसको अपने रेडार पर रखें। थोड़ा सुबह से हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक्शन था, RCF भी अपने रेडार पर रखें, इस पर भी आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इस समय आते हुए दिख रहा है। तो अच्छा रोटेशन है विद इन कैश मार्केट स्टॉक्स, जहां पर आपको मूव भी बढ़िया आती हुई दिख रही है।
इप्का लैब्स को भी रेडार पर रखें, इस पर भी एक ब्रेकआउट है, 3.5% ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा भी देखिए जरा, इस पर भी एक मूव आ रही है। जय जरा ग्लेनमार्क फार्मा देखें, 2.5% ऊपर ये काउंटर है। अच्छी मूव ग्लेनमार्क में भी आ रही है, 633 के लेवल पर अभी अभी आया ग्लेनमार्क। दीप, आज तो सारे ही फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है, चाहे वो सन फार्मा हो या ग्लेनमार्क हो, डिविस हो। हमें अच्छा मोमेंटम आज सीमेंट और फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल रहा है और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी। सो ग्लेनमार्क फार्मा का जहाँ तक सवाल है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसमें, एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ सपोर्ट है इसका लगभग 615 के आसपास, विच इज़ नियरली अराउंड 2%। उसको एंड ऊपर में जो टारगेट्स दीप इसके निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू अराउंड 675-700, 675-700 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं दीप। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क, जहां पर आपको रखनी है नजर। ग्लेनमार्क पर भी रखनी नजर, सिंजीन पर भी रखी नजर, इस पर भी थोड़ा एक्शन आ रहा है। इप्का में भी आपको मूव आ रही है, डिवीज भी थोड़ा मूव कर रहा है, 2% ऊपर आपको डिवीज का काउंटर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए जय के पास ही वापस चलते हैं, क्योंकि जय के पास तैयार है उनका कैश का ऑप्शन। बताएं जय। बिल्कुल दीप, देखिए अगर आप इंडेक्स की बात करें तो मैंने 350 के आसपास दीप, जैसे मॉर्निंग में बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था 15 जून की एक्सपायरी का, और निफ्टी पे हमारा 29 जून की एक्सपायरी का 18,750 का कॉल ओपन है। आई थिंक ये दोनों में बने रह सकते हैं, और इसीलिए दीप, जैसे मैंने अनिल जी को भी कहा था कि मैंने थोड़ा नेक्स्ट वीकली और मंथली ऑप्शन इसीलिए दिया था कि ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, आज फ्लैट है ऑलमोस्ट मार्केट, 50-30-40 पॉइंट ऊपर, 30-40-50 पॉइंट ऊपर में जो प्रीमियम्स गल जाते हैं वीकली में, वो नहीं हुआ एंड पोजीशंस बनी रही। ये लाइकली था, इसलिए दिया था, और मुझे लग रहा है कि अब मोमेंटम में आ जाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ, तो ये दोनों ही कॉल में बने रहे बिकॉज ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सो 44,200 एंड 18,750 ये दो कॉल ओपन है हमारे। बट अब जो करना है वो ये है कि एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीप, ये है 970 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, विच इज़ ऑलमोस्ट एट द मनी में कहूँगा 17 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस बनेगा 11 रुपये 30 पैसे का, तो 17 रुपीज़ पे खरीदे 970 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एक्सिस बैंक का, 11 रुपये 30 पैसे का दीप यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। एंड टारगेट्स ऊपर में है 26 रुपये 70 पैसे से लेकर 30 रुपये का। सो अच्छा खासा मूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है, बिकॉज एक्सिस बैंक में कंटिन्यूस हमें एक लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है, और टेक्निकली दीप अगर मैं कहूँ तो इसका जो क्लोजिंग आज हो रहा है दैट इज हैपनिंग अबाउट 963, जिससे इसमें एक अच्छा राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट भी हमें आते हुए देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है। बैंकिंग में एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार मैं कहूँगा कि आउट परफॉर्म कर रहा है अपने इंडेक्स को पिछले कुछ दिनों से। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में कैश का ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय ठक्कर की आती हुई दिख रही है। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक हो चुकी है शुरू, आज कल और परसों 3 दिन चलेगी, और परसों सुबह 10 बजे होगा वो शुभ मुहूर्त जब ब्याज दरों पर आरबीआई की तरफ से आएगा फैसला। क्या कुछ इस पॉलिसी में हो सकता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है, कमेंट्री क्या रहेगी, टारगेट्स कुछ बदलेंगे या नहीं, ये सारे सवाल हैं आपके दिमाग में जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, और इसी को लेकर हमने करवाया एक सर्वे पोल। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा पोल और इसकी सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ वरुण इस वक्त बताने के लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, पॉलिसी में कोई बदलाव तो नहीं होने वाला है, ये तो हम सभी जानते हैं, और हमने काफ़ी सारे सवाल इसके अलावा भी पूछे हैं हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स में, जिसमें काफ़ी सारे बैंकर्स, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट शामिल है। तो जाहिर सी बात है, पहला सवाल तो यही था कि पॉलिसी में इस बार क्या होगा, तो सबने एक सुर में कहा कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, एक स्टेटस को जो है वो आपको आरबीआई की तरफ से देखने मिलेगा। लेकिन अगला सवाल जाहिर सी बात यह है कि अब तो लोग रेट कट की बात करना शुरू कर दिए हैं, तो कब तक रेट कट शुरू हो सकता है, अगर हुआ तो इसमें 50-50 का मामला है। 50% कहता है कि Q3 FY24 में हो सकता है, कुछ कहता है कि अगले वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि इस क्वार्टर में यहाँ तो नहीं होने वाला है, Q4 FY24 यहाँ भी नहीं होगा, अगर होगा तो Q3 में होगा, या तो फिर अगले वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि दिवाली के आसपास होगा, या तो अगले वित्तीय वर्ष सीधे जाएगा रेट कट का सिलसिला। इन्फ्लेशन को लेकर हमने पूछा, क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के रेंज में आ चुका है,
तो क्या यहाँ पे आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोकास्ट में कोई भी बदलाव करेगा, क्या इसको घटाएगा, खासकर हमारा ये सवाल था। तो यहाँ राय बटी हुई थी, 50% तो कह रहे थे कि नहीं आरबीआई नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग अब ऐसे हैं जो कहने लगे हैं कि शायद आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को घटाए। तो 50% लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आरबीआई ये करे। जीडीपी फोकास्ट को लेकर हमने पूछा कि क्या जीडीपी फोकास्ट में कोई भी बदलाव होगा, तो यहाँ तो एक सुर में 100% लोगों ने कहा कि नहीं, आरबीआई कुछ नहीं करने वाला है, खासकर घटाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विडिटी, क्या आरबीआई लिक्विडिटी मेजर्स उठाएगा, तो 75% लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, लिक्विडिटी पर्याप्त है। 25% का कहना था कि हाँ, शायद कुछ लिक्विडिटी मेजर्स ले सकता है। पॉलिसी स्टैंड, लगातार जितनी भी पॉलिसीज गई है हमने ये सवाल ज़रूर पूछा है, और इस बार भी हमने पूछा कि क्या विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन जो है वहाँ से आरबीआई न्यूट्रल पे फाइनली आएगा। अभी भी लोग कह रहे हैं 75% कि नहीं, आरबीआई नहीं आएगा। 25% कह रहे हैं कि शायद आरबीआई इस बार आ सकता है। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी के लोगों को आप पूछेंगे तो लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। ऐसा हाल हो गया कि नहीं, आरबीआई नहीं आने वाला, आप इस सवाल को ही छोड़ दो, ये हाल है। तो 100% कह रहा है कि रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। पॉलिसी स्टैंड देखते हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट पे देखना होगा कि क्या आरबीआई उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ 50-50 का मामला सामने आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेट में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन आरबीआई का रुख बदलेगा या नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, बाकी चीज़ें बहुत सारी है जिन पर आपको रखनी है पूरी की पूरी नज़र आपको रखनी है। विश्लेषण हमें करना है, और विश्लेषण करने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ होगा गुरुवार सुबह 9:45 से ही। बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब हमारे साथ होंगे, जानी मानी सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार होंगी, जो कि पॉलिसी की बारीकियां समझाएंगी आपको इकोनॉमी के लिहाज से। बाजार पर इसका असर बताएंगे राहुल अरोड़ा साहब, और बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर बताने के लिए सुनील मेहता साहब होंगे, जो सीईओ हैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के। इन सब के साथ हमारे एक्सपर्ट का दमदार पैनल जो हमेशा आपके साथ में होता है, जो आपके साथ में इस वक्त भी हैं, ये सब तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा ये स्पेशल मेहमान होंगे पॉलिसी की पूरी कवरेज आपको बताने के लिए। तो पॉलिसी का पूरा एक्शन आपको मिस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। 9:45 बजे से पॉलिसी कवरेज जी बिजनेस पर शुरू भी हो जाएगी। आइए कुछ और काउंटर्स पर भी डाल देते हैं नजर। बैंक्स में बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है। जरा बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 125 अंक ऊपर आ गया है। थ्रू द डे सुस्ती के बाद अब बैंक्स ने रिकवरी लीड करी है, और वही आपको एक्शन बैंकिंग सेक्टर पे भी आते हुए दिख रहा है। तो जरा बैंक स्टॉक्स पर रखिए नजर। पिछले कुछ मिनटों में सभी बैंक्स में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। कोटक बैंक नीचे से बढ़िया रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है। एक्सिस बैंक में नीचे से अच्छा सुधार आया है। एचडीएफसी बैंक भी नीचे से सुधर रहा है, हालांकि अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आना बाकी है। आईसीआईसीआई बैंक में भी मूव आ रही है। इन सारे दिग्गज बैंक्स में आपने पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी देखी है, बट कोटक बैंक में सबसे बढ़िया एक्शन बनते हुए आपको अभी दिख भी रहा है। जय, एक्सिस की तो अभी आपने बात करी, 970 का कॉल भी खरीदवा है। कोटक का भी चार्ट देखें। दीप, कोटक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश तो है दीप, बट केवल ये चीज़ कहूँगा कि मैं जो मूव इसमें देखने मिला था रिसेंटली, अगर आप देखेंगे दीप, आई गेस ऑन द डे ऑफ एमएससी रीबैलेंसिंग दैट हैपेंड ऑन 31 मई दीप, उसके बाद जो मतलब वो दिन पे जो हाई लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो फॉर मी आई बिलीव दैट कि एमएससी रीबैलेंसिंग जो दिन हुआ था 31 मई, उसका हाई लगा था फ्यूचर्स में लगभग 1993, और अगर आप स्पॉट में देखें तो लगभग 2064। तो काफ़ी बड़ा गैप रहा था वो दिन, जो हमने डिस्कस भी किया था कि केवल कैश में हमें बाइंग देखने मिली थी। सो आई थिंक स्पॉट में या फ्यूचर्स में लगभग वो 1993 यानी कि 2000 के ऊपर अगर निकलता है दीप, नया एक ब्रेकआउट उसमें माना जाएगा। अदरवाइज वो 2000 से लेकर 1900 की रेंज में कोटक ट्रेड कर सकता है। 2000 से लेकर 1900 की रेंज में कोटक करेगा ट्रेड, ये राय है आपके लिए इस वक्त आती हुई। आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का। कल एक ही साथ एक ही दिन में 3 स्टॉक घुस गए हैं बैन में। कोई निकलेंगे या कुछ और घुसेंगे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। बैन से बेनिफिट आशीष के साथ। आशीष, आपको यस सर, और स्टॉक्स को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बाहर आएगा। अभी तो आए बैन में। हाँ, ना आपको देख के लग रहा है कि आप किसी को बाहर निकालने के मूड में हैं, और नहीं स्टॉक्स को देख के लग रहा है कि एक ही दिन के लिए आए होंगे, कुछ थोड़ा दिन आराम करेंगे। राइट, 3 है ना अभी।
3 स्टॉक है सर, सबसे कम पोजीशन भी 93%, 80% के पास भी मतलब कल तो छोड़ो, परसों भी बाहर आए तो बड़ी बात है। पूरे दिन रहना और अपडेट्स में लगातार शेयर करते रहूंगा सर। 3 स्टॉक है। आशीष विल बी बिजी। ओके। तो मनोपुरम में 102 पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से 95 और इंडिया सीमेंट से 93, तीनों स्टॉक बैंड में बने रहेंगे। लेकिन सर अच्छी बात यह है कि कंपनी देने के लिए एक स्टॉक आ रहा है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल चल रही है 96%। 95% को थोड़ा सा 1% से क्रॉस किया है, लेकिन समय काफी बचा हुआ है अभी हमारे पास, तो चांसेस पूरे बाउंड्री पे है। हाँ बाउंड्री भेल। ओके, चलिए तो भेल भी बैन में आने को तैयार है। ये इसके ज्यादा आप पिटाई करो ना, बैन में आ जाता, बोले मैं और मार सहन नहीं कर सकता। बराबर। हाँ, भेल हुआ, आईबुल हुआ, मनापुरम हुआ, इनकी ज्यादा पिटाई करो चुपचाप बैन में आ जाता, बोले ज्यादा पीटो मत, बैन में चलेंगे। एक्सेप्ट इंडिया सीमेंट जो तेजी की वजह से बैन में आया है। करेक्ट। तो भेल की भी तैयारी है बैन में आने की। आइए भेल के चार्ट पर एक बार जरा राय ले ली जाए, समझ लें कि वाकई में कुछ करने जैसा है मामला। सुमित जी, चार्ट देखिए, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो क्या किया जाए? अनिल जी, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 85-86 के पास। नीचे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में 80 रुपए से लेके 78 रुपए तक के लेवल भेल में देखने को मिल सकता है। तो एक बार एग्जिट करके बैठेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रेश बाय ऊपर में 85-86 के बाद ही बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं, तब तक थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा साइडवेज में चला जाएगा भेल। ओके, तो ये आपके लिए BHEL भेल, जिस पर आप थोड़ी इस समय नरमी आते हुए देख भी रहे हैं। इनफैक्ट इसके बारे में क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। आइए एक बार वरुण है हमारे साथ तैयार, समझ भी लेते हैं कि आज के लिए जो ट्रिगर हुआ है, वैसे तो हमने नतीजों के बाद थोड़ा मूवमेंट देखा है, आज के लिए जो ट्रिगर था वो क्या है, वरुण बताइए। तो आज का ट्रिगर दीप ये है कि नोमुरा ने यहाँ पे इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल से आप रेड्यूस की सलाह दे रहे हैं और प्राइस टारगेट जो है 79 से काट के सीधे 61 का किया, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 29-30% के आसपास का डाउनसाइड जो है वो भेल में देख रहे हैं। अब इसके कारण देखिए, समझिए आप, इनका कहना है कि थर्मल पावर सेक्टर जो है उसमें मजबूती और रिसीवेबल्स में रिकवरी के चलते पिछले एक साल में आपने देखा कि BHEL में करीब 65% के आसपास की रिकवरी जो है वो देखने मिली, 65% के आसपास की रैली देखने मिली। लेकिन क्या ये रैली जस्टिफाइड है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि थर्मल सेगमेंट जो है उसमें बड़े ऑर्डर्स मिलने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का प्रदर्शन जो है उस लेवल का नहीं था। खासकर कैश जनरेशन जो है उसमें धीमापन देखने मिला और उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें देखने मिला, और आगे भी मार्जिन्स में जो है वो गिरावट का अनुमान ये लगा रहे हैं। जो कर्जदार है इस कंपनी के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और कैश फ्लो जो है इससे आगे चल के और प्रभावित हो सकता है, ये नोमुरा का कहना है। ऑर्डर इनफ्लो जो है उसमें देरी हुई और कमजोर मार्जिन जो है उसके चलते कहीं ना कहीं एबिटा जो है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए इन्होंने अपने जो एबिटा एस्टिमेट है FY24 से 25 के लिए उसमें 13 से 4% के आसपास की कटौती की है। सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है कि स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 14 टाइम्स EV बाय एबिटा FY25 का मैं बात कर रहा हूँ उस पर ट्रेड करता है, जबकि इनका मानना है कि इस स्टॉक को जिस तरह से इस कंपनी का ओवरऑल पैन आउट हो रहा है, ऑर्डर बुक हो, मार्जिन हो, करीब 11 टाइम के आसपास ट्रेड करना चाहिए और इसके लिए इन्होंने अपना जो लक्ष्य है 79 से घटा के 61 का कर दिया। इनको स्पेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा LNT पसंद आता है और भेल तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए रेड्यूस की रेटिंग है 61 के प्राइस टारगेट के साथ, टारगेट काटे हैं 79 से 61। तो ये आपके लिए BHEL भेल। थोड़ा सा परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है इसकी तरफ से। बाकी कंपनीज देखिए जबरदस्त ऑर्डर बुक है, जबरदस्त एग्जीक्यूशन ट्रेंड है, इनकी भी ऑर्डर बुक शानदार है, थर्मल पावर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, नंबर्स क्यों नहीं आ रहे सर फिर? दीप, ऐसे बताना तो बहुत कठिन होता है, मैं कोई कंपनी का CEO नहीं हूँ जो एग्जैक्टली बता पाऊँ, मगर कई बार मैं देखता हूँ कि सरकारी कंपनियों में इनएफिशिएंसीज होती हैं, जिन इनएफिशिएंसीज की वजह से आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखती है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे खर्चों की कटौती हो सकती है, सिस्टम एफिशिएंटली चलाया जाता है, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया जाता है, निकाला नहीं जाता, बहुत सारे पेंशन का और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के उसमें काफ़ी पैसा चला जाता है। तभी भेल जैसा स्टॉक 61 की PE पे चल रहा है, जिसके बाद इतना लैंड बैंक है, जिसके बाद इतना तगड़ा ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है प्राइमरली इनएफिशिएंसीज हैं BHEL में, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को नहीं मिलती। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें टॉप
रंग में अगर कोई अच्छा एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर से व्यक्ति लाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज जो सरकारी हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है भेल जैसी कंपनी में, जो रेल के इंजन भी बनाती है, जो हैवी पावर इक्विपमेंट भी बनाती है, जो टरबाइंस भी बनाती है, और बहुत बड़ा इसके पास लैंड बेस है, एसेट है, नाम है, ऑर्डर बुक है, और सबसे बड़ी बात पीछे सरकार है। तो कहीं पे ऑर्डर्स की कमी हो ये तो मुझे लगता नहीं। अगर आप क्वार्टरली सेल्स भी देखें तो 8200 करोड़ की मैं सेल्स देख पा रहा हूँ। ओवरऑल सेल्स इसकी करीब 24,000 करोड़ की है। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं दिखती, तो अगर 1.3 के EPS पे ये ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है सिस्टम में, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट्स नहीं दिख पा रहे। और मैं आशा करता हूं कि सरकारी कंपनीज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं अगर उनकी मैनेजमेंट ठीक हो। हमने सेल में एक टर्न अराउंड जरूर देखा जब से एक नई जो लेडी आई थी, मैम फॉरगेटिंग हर नेम, तो उसके बाद सेल में एक टर्न अराउंड जरूर देखा हमने। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है एफिशिएंट मैनेजमेंट लाने से बहुत फर्क पड़ता है, और भेल भी टर्न अराउंड कैंडिडेट है सरकार के लिए। हाँ, चलिए, तो भेल और कल जो बात हो रही थी अनिल जी, इसका भाई सेल, दोनों पर आप रखिए नजर। चोपड़ा साहब सेल के बारे में बात करते हुए, पर आइए 3-20 फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। कुछ मूवमेंट नहीं है सर, वही 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 6 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, कुछ नहीं हो रहा है। आज शाम कुछ बड़ा डेटा भी नहीं आने वाला है अमेरिका से। कच्चा तेल 2% नीचे, रुपया स्टेबल है। क्या करके कल रात अमेरिका डे लो पर बंद हुआ और भारतीय बाजार आज डे हाई पर जाकर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ताकत तो दिखा रहे हैं। 44,200 के ऊपर बंद होना अच्छी बात है। यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है। 18,600 पर भी कॉल रेटर दबाकर खड़े थे, लेकिन उसके ऊपर बंद हो रहा है, तो क्लोजिंग तो अच्छी हो रही है। अब या तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में कमजोरी दिखेगी नहीं, जो डाउ फ्यूचर्स में आपको दिख रही है हल्के हरे निशान में रहेंगे, तब तो आप फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सो रुझान तो तेजी की तरफ है। पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी आ रही है, खरीदारी की पोजीशन बरकरार रखें। 18,500 के पुट के साथ अगर चाहें तो हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी तेजी की पोजीशन बरकरार रखें, चाहे तो 44,000 या 43,800 के पुट के साथ हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 44,500 का कॉल ऑप्शन रखें, शॉर्ट है तो 18,700 का कॉल ऑप्शन आप रखना चाहे तो रख लें। तो रुझान तेजी की तरफ ज़्यादा है। अब जिसको लगता है कि ओवरनाइट नहीं रखनी है, वैसे दिन के दौरान मौका दे रहा है, तो फिर ठीक है, कल या तो 18,665 के ऊपर निकल कर टिक जाए तब खरीद लीजिएगा ब्रेकआउट पे, या फिर कल नीचे मिले तब खरीद लीजिएगा। लेकिन तेजी की पोजीशन अगर है तो उसे पक्का होल्ड करना चाहिए, उसे होल्ड करना चाहिए। कल भी यही हुआ था। फ्रेश मत बनाइए, तेजी की पोजीशन तो होल्ड करिए। आज भी यही हुआ है, फ्रेश भले ही ना बनाए, तेजी की पोजीशन तो होल्ड कर लीजिए। तेजी की पोजीशन होल्ड कर लीजिए, ये आपके लिए अनिल जी का व्यू है। कोई परेशानी नहीं है। एंड में आखिरी आधा घंटा काफी एक्टिव रहा है बाजार के लिए, और अच्छी रिकवरी के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। कुछ फाइनल स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अल्ट्राटेक टॉप गेनर है निफ्टी का, आज सुबह चार्ट कॉर्नर का पिक भी था। बंसल जी बताइए क्या करना है। सुबह अल्ट्राटेक में खरीदारी की राय दी थी 8150, 8250 के टारगेट्स के लिए, 8120 के हाई पर बंद हो रहा है। क्या करके जाना है सर इस कॉल में? दिपांशु, स्ट्रक्चर बढ़िया है इसका, जिनके पास है होल्ड करें, जो कैरी कर सकते हैं कर लें, और जो जिनका नजरिया एकदम से 1-2 दिन का होता है उनको प्रॉफिट बुक करने की राय है। बट स्टॉक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फुल कैपेसिटी एक नए लाइफ टाइम हाई लगाने का, तो अल्ट्राटेक जो होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अल्ट्राटेक होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आई एक बिल्कुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, सिंजीन में अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह रहा है, और फिर से थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। तो सिंजीन फ्यूचर्स 737 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। दीप, इसको खरीदने की मेरी सलाह है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 723 का। 737 737 पर खरीदे, 723 का स्टॉप लॉस लगाइए इसमें, और टारगेट जो ऊपर में बनेंगे 765 से लेकर 780 के निकल कर आ रहे हैं। सिंजीन में एक बड़ा ब्रेकआउट आया ही था दीप, और उसके बाद अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। जी, इसमें ब्रेकआउट आया था, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी करके जाइए। डिवीज लैब, इसमें भी अच्छी मूव आ रही है, ये भी अपने रेडार पर रखिए। यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो फार्मा टुवर्ड्स द एंड
काफ़ी एक्टिव ये पूरी स्पेस आपको होती हुई दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और पूरा डे सुस्ती वाला रहा, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं देखा, बट आखिरी आधे एक घंटे में आपने ज़रूर अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। सीमेंट आज एक्टिव था, ऑटोज में बढ़िया एक्शन आपने देखा है, और टुवर्ड्स द एंड अब हम देख रहे हैं फार्मा शेयर्स भी काफी एक्टिव हो रहे हैं। बट अल्ट्राटेक टॉप गेनर है, 3% की तेजी इस पर। डिवीज लैब 2.5% ऊपर, कोटक बैंक 2% ऊपर रहा। टाटा मोटर्स ये 6.5 साल की ऊंचाई पर है 555 पर। एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, आइशर, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई, आईटीसी, यहाँ पर आपको मूव मिला। पॉइंट है कि कई सारे सेक्टर्स ने बाजार को अच्छा सहारा आज दिया है, सेक्टोरल रोटेशन बढ़िया रहा। आईटी में जरूर आपने गिरावट आते हुए देखी है। 2% नीचे आपके लिए टेक महिंद्रा था, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी। एचसीएल टेक भी 1% फिसला। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा वीक था। टाटा स्टील, एसबीआई, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों में भी आपने नरमी ही बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आइए। अंबुजा सीमेंट अच्छी खरीदारी थी, टॉप गेनर वायदा कारोबार का 4.5% ऊपर। श्री सीमेंट में 4% की तेजी रही। इप्का लैब 3.5% ऊपर। HAL 3% ऊपर रहा। ओबरॉय रियल्टी में 2.5% का उछाल था। इसके साथ ही आपने ग्लेनमार्क फार्मा, सिंजीन, सीमेंस, टीवीएस मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रू, आईडीएफसी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस, कमिंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी काउंटर्स में बढ़िया मूव बनती हुई देखी। गिरावट अगेन आईटी ही था। परसिस्टेंट सिस्टम्स टॉप लूजर 4.5% नीचे। कोफोर्ज 4% नीचे। एम्फोसिस में 3.5% का कट रहा। ऑरेकल में भी आपने कमजोरी ही देखी थी। इंटेलेक्ट डिजाइन भी 1.5% नीचे बंद हुआ। IEX में भी वीकनेस ही आती है। एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज दिख रही दीप, जहाँ निफ्टी 26 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा क्लोजिंग में, वही निफ्टी फ्यूचर्स 14 पॉइंट 13 पॉइंट नीचे, यानी कि प्रीमियम काफी तेजी से घटी है निफ्टी फ्यूचर्स में। यही हाल बैंक निफ्टी का 110 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आपको स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी दिखेगा, लेकिन फ्यूचर्स में सिर्फ 31 पॉइंट, 70 पॉइंट की प्रीमियम उठ चुकी है। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर डिस्काउंट पे नहीं, लेकिन प्रीमियम काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। तो प्रीमियम में तेज़ी से कमी आती हुई दिखी है, तो दमदार प्रीमियम गायब होती हुई दिख रही है, यानी कि आखिरी मिनटों में थोड़ा एक्शन इस तरह का हुआ है। जहाँ जो बड़ा था डिलीवरी वाली खरीदारी आपको आखिरी मिनटों में दिख रही है, जिसने 18,600 के ऊपर निफ्टी को बंद करने में कामयाबी हासिल की और 44,200 के आसपास बैंक निफ्टी पर प्रोविजनल क्लोजिंग आई है। फाइनल क्लोजिंग 18,600 के आसपास आनी चाहिए और बैंक निफ्टी पर 44,150 125 के आसपास। लेट्स सी कहाँ पर होते हैं फाइनल क्लोजिंग पर हम बंद। लेकिन आइए बढ़ते आगे और शाम के आयोजन पर आपसे कर लेते हैं चर्चा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सब लोग CNG की तरफ रुख कर रहे हैं कि और चाहते हैं कि CNG की कार खरीदी जाए। आप भी अगर कोई अच्छी CNG कार खरीदना चाहते हैं तो उन सभी लेटेस्ट फीचर्स से जुड़ी हुई कार आपको देखनी चाहिए, जो आज आपको नजर आएगी हमारे शो जिग्निशन में, जिसमें हम आपको बताएंगे टाटा की नई CNG कार अल्ट्रोज आई CNG की पहली टेस्ट ड्राइव, और साथ ही CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर कंपनी के क्या प्लान्स हैं, और टॉप मैनेजमेंट शैलेंद्र चंद्रा साहब से बातचीत भी करेंगे, दिखाएंगे कि ऑटो की दुनिया के लेटेस्ट खबरें और क्या कुछ है। देखिएगा जिग्निशन हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ शाम 4:26 पर। हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी और एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ जी बिजनेस ने लगातार आवाज उठाई और इस मामले में सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है और इस पर निगरानी की बात कही है, लेकिन एयरलाइंस पर इसका कोई असर है नहीं। आज भी हवाई टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम करेंगे इसी पर बात, समझेंगे कि आखिर एयरफेयर को रेगुलेट करने से सरकार क्यों हिचक रही, क्यों नहीं सरकार हर रूट पर एक अपर कैप लगा देती है, और एक्सपर्ट से इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र भार्गव साहब जाने माने एविएशन एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, धीरज माथुर साहब पूर्व पार्टनर एरोस्पेस एंड डिफेंस PwC इंडिया, ज्योति मयाल जी होंगी प्रेसिडेंट TAII यानी कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीनों से करेंगे बात एयरफेयर कितने फेयर, ये है हमारी आज की विशेष पेशकश। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में। अगर आप भी परेशान हैं, दुखी हैं, हैरान हैं कि इतने ज़्यादा हवाई किराए क्यों हैं, और आपकी अगर कोई समस्या है, दुख दर्द अपना शेयर करें। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, एयरफेयर कितने फेयर। आखिर अनिश्चित बाजार में मुनाफे का क्या है फंडा, किस तरह के फंड में निवेश करके बन सकता है पैसा। मनी गुरु में आज बात करेंगे आर्बिट्राज फंड की, बताएंगे कैसे कम जोखिम में यहां बन सकता है मुनाफा। साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्बिट्राज फंड को लोग लिक्विड फंड के साथ कंपेयर करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निरंजन अवस्थी और रुंगटा सिक्योरिटीज़ की हर्षवर्धन रुंगटा साहब, ये दोनों आज के हमारे मेहमान हैं, जो आपको बताएंगे आर्बिट्राज फंड, कम जोखिम बेहतर रिटर्न। शाम 6:30 बजे मनी गुरु।
बोर्ड एग्जाम, इसका नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं और कई बार बच्चों के पेरेंट्स के भी। खासकर 10वीं की परीक्षा बच्चों को अलग तरह के प्रेशर में डालती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा ही ना हो तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। हमारे वक्त तो थी, अब नहीं हो, लेकिन उन सब लोगों को अच्छा लगेगा जो अब 10वीं का एग्जाम देने चाहते हैं। और ऐसा हो चुका है सही में असम में 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। क्यों वहाँ पर ये फैसला लिया गया और बच्चों की पढ़ाई का बोझ और एग्जाम का स्ट्रेस इससे क्या कम होगा, और क्या ये दूसरे राज्यों में भी एक उदाहरण बन सकता है? इस पर करेंगे बातचीत इंडिया 360 डिग्री में। हमारी कवर स्टोरी 10वीं का बोर्ड खत्म हुआ बोझ, रात 8 बजे। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज गुरुवार सुबह 9:45 से देखिए हमारे साथ सिर्फ बिजनेस पर अजय बग्गा साहब, वृंदा जागीरदार जी, राहुल अरोड़ा जी और साथ ही सुनील मेहता साहब। 4 खास मेहमान हमारे साथ होंगे, हमारे रेगुलर एक्सपर्ट्स के पूरे दमदार पैनल के साथ, जो बताएंगे पॉलिसी की बारीकियां। और आरबीआई गवर्नर इस बार पॉलिसी में कोई बदलाव तो नहीं करने वाले, लेकिन कहेंगे बहुत कुछ जिसे हम सुनेंगे और विश्लेषण भी करेंगे रियल टाइम बेसिस पर। 18599 18,600 बिल्कुल वहीं पर आई है क्लोजिंग 5 पॉइंट की तेजी के साथ, और पूरे 5 पॉइंट सेंसेक्स भी ऊपर बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स में इतना भाईचारा। वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी जैसे खत्म होने का ऐलान आया, दोनों का भाईचारा बढ़ गया। अलग एक गुरुवार एक शुक्रवार। ओके, 5 पॉइंट दोनों ऊपर बंद हुए और 62 पॉइंट 44,164 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। आज की फाइनल क्लोजिंग समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी और साथ ही जय ठक्कर साहब और विजय चोपड़ा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। इजाज़त दीजिए मुझे और दीप को।